एक्सीडेंटल सिकनेस क्या है? इसको हम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर, पूरा टोटल हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर हमारी इनकम मंथली है 5000, तो कंपनी दो चीज़ देखेगी अब उसके अंदर, कि कंपनी पूरा 5000 का प्रोटेक्शन नहीं देंगी या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं देगी। आप डिसेबल हो गए तो हम आपको 5000 देंगे, नहीं। पूरा नहीं देती। लमसम। वो देती है, दो चीज़ों पे मैटर करता है। पहली हो गया उसके एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो उसके एक्सपेंसेस चेक करते हैं कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर उसके एक्सपेंसेस है 3000 या 4000, तो कोशिश करेगी 4000 तक दे दे। बहुत मुश्किल है वैसे 4000 तक देना, नहीं तो 60% ही अप्रूव करती है यूजुअली। हाँ, यूजुअली 60%। अगर एक्सपेंसेस 2000 है तो फिर 2000 ही, फिर 60% वाला फॉर्मूला भी रहेगा। तो बस हमको यही माइंड पे रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि हम कंपनी है, हमको किसी को इंश्योरेंस देना है, तो हम क्या डिसीजन लेंगे, कम से कम पैसा देना। हाँ। तो वो ही ये करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा का दे दिया, फ़ायदा उनका ज़्यादा में देने में है। ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम उनको लेंगे वो। लेकिन कम वो इसलिए देते हैं कि पर्सन फिर फेक वो नहीं करता। अगर 5000 उसको इंश्योरेंस से आ रहे हैं, वो कह देगा डॉक्टर नोट लिखवा ले कि 2 महीने का मेरा एक डॉक्टर नोट लिख दो, 5000 आता और 5000 उसका आता रहेगा, उसको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चैप्टर वाइज करते हैं कि हमको पहले चैप्टर के अंदर है कि क्यों हमको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए, एक्सीडेंटल एंड सिकनेस। इसके अंदर दोनों आ गए, एक्सीडेंट्स की वजह से कोई डिसेबल हो या सिकनेस की वजह से कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको मिलता है। और एक अपना फंडा है कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस तभी देते हैं जब वो चेक कर ले कि हाँ इसकी बैक खराबी है। हाँ, वो तब डॉक्टर का नोट चाहिए उसके लिए, स्पेशल है तो वो बैक APS का इंश्योरेंस नहीं देंगे ना अगर आपकी बैक खराब है तो। हाँ, अगर पहले हो प्री डिसेबिलिटी है पहले, तो उसको बाहर निकाल देंगे। अगर इसकी वजह से आपको कुछ हुआ तो ये फिर नहीं एक्सकल्शन लेंगे। कर दिया उन्होंने, हाँ, वो एक्सकल्शन के अंदर आता है। तो हर फैमिली के फाइनेंशियल गोल रहते हैं, मोस्टली ये 3 रहते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन, कि फैमिली के लिए मनी इकट्ठा हो जाए। रिटायरमेंट इनकम, कि जब वो रिटायर हो तो उनके पास इनफ इनकम हो, और फैमिली की नीड जो होती है वो पूरी होती रहे। यही मेन 3 गोल होते हैं फैमिली के, सबके यही रहते हैं। अब इन पे रिस्क क्या क्या है, कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया, कभी अचानक से कार खराब हो गई, कभी कुछ आ गया, कभी ये खर्चा आ गया, कभी इंडिया जाना पड़ गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो हमारी सेविंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो हम वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फिर वो उस हिसाब से नहीं होगी। या कभी जॉब चली गई बीमारी की वजह से, या कोविड की वजह से, या किसी ऐसी चीज़ों की वजह से टांग टूट गई, बैक प्रॉब्लम होगी, 1 महीना चली गई तो कोई नहीं, 2 महीने नहीं गए, अगर 2 साल ना मिले कोई इनकम, 3 साल ना मिले, तो सारी उसकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो जाती है। तीसरा, जब इनकम नहीं आ रही तो सेविंग का लॉस होगा। सेविंग लॉस हो रही है तो फिर उसके बाद फिर अपना स्टैंडर्ड डाउन कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हमारी इनकम सेम चलती जा रही है और 10 साल बाद हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत आगे निकल जाएगा, हमारी इनकम वही है। लॉन्गेविटी रिस्क ये सबसे बड़ा रिस्क है कनाडा के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे लोग बहुत लेट मरते हैं, 80 90 100 तक भी जी जाते हैं यहाँ पे, और रिटायर हो गए मान लो 65 पे। अगर कोई मान लो 85 तक भी जी रहा है तो 20 साल की इनकम चाहिए उसको, 20 ईयर की। 20 साल कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है, और मेरी इनकम उम्र बंद 20 होगी, साल की है। इनकम बंद होगी अभी 65 पे, कोई इनकम नहीं आ रही अभी, और 20 साल के लिए उसके पास सेविंग है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो पेंशन आती है, फिर ये सब चीज़ें होती है उसके साथ। तो इसमें तो नहीं होता, नहीं होता, बहुत मुश्किल है। तो ये वाला रिस्क मोस्टली लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतना दूर का नहीं सोचते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसके लिए लोग ये वेल्थ अकुमुलेट करते हैं। अच्छा, अगर इनकम लॉस हुआ, हाँ, savings, अगर इनकम लॉस हुआ और लॉन्गेटिविटी तक जाना है, तो अगर इनफ वेल्थ अकुमुलेट नहीं हुई तो समझो फिर प्रॉब्लम उसको, ये रिस्क है सबसे बड़ा। और डेट, कोई यहाँ पे डेट के अंदर चला गया, उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के वो इतने होते हैं। किसी ने मॉर्गेज लिया तो मॉर्गेज से निकालने के लिए उसको 20 साल 25 साल लगते हैं, 20 से 25 साल लिया तुमने क्या कर? हाँ, और अगर मॉर्गेज के साथ साथ क्रेडिट कार्ड ले लिए 2-3 20-20 30-30 हज़ार के, तो समझो फंस गया, फिर उसका निकलना मुश्किल है।
आप किन किन को पर्सनल रिस्क रहते हैं जिनके फैमिली में कभी किसी को डिसेबिलिटी हुई है, जैसे लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत पड़ी है, कोई किसी को कोई ऐसी बीमारी होगी कि वो काम नहीं कर पा रहे, उनको ज़्यादा दिक्कत रहती है इस सब चीज़ों की, उनको इम्पोर्टेंस भी पता रहती है क्योंकि उन्होंने देखा होता है, फिर जनरेशन से उनकी दूसरी जनरेशन में न चली जाए वही बीमारी। तो लॉस, ये क्यों चाहिए? हाँ, पर्सनल रिस्क, ये पर्सनल रिस्क है। वो फाइनेंशियल रिस्क थे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिसेबिलिटी होगी तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, एक तो उसकी इनकम बंद होगी, ऊपर से उसको किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है उसका, और जो लॉन्ग टर्म केयर के लिए जाना पड़ गया किसी को तो उसका कॉस्ट अलग से फिर फैमिली के ऊपर आ गया। लॉन्ग टर्म केयर मतलब कि वो 20 साल की 10 साल 15 साल 5 साल के लिए वो पड़ा हुआ है बेड पे, बस कोई काम नहीं कर पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना चल पा रहा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये होता है एक्सीडेंटल सिकनेस। ये क्या करता है, एक तो इनकम प्रोटेक्ट करता है, सेविंग प्रोटेक्ट करता है, इनकम, सेविंग और हमारे एसेट, तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट कर देता है। क्योंकि अगर हमारी इनकम बंद नहीं होगी, हमारे खर्चे के लिए इनकम आ रही है हमारे पास, तो इन तीनों चीज़ों की प्रोटेक्शन। बिजनेस ओनर के लिए भी कुछ गोल होते हैं, जैसे बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी हो गया कि उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलता रहा, तो अगर कभी बिजनेस लॉस में जाए तो उनके पास इंश्योरेंस है, तो उससे वो पे कर देते हैं बिजनेस। अगर उनकी टांग टूट गई। हाँ, टांग नहीं, अगर बिजनेस का प्रॉफिट, जैसे इस साल उन्होंने, इस महीने उन्होंने सोचा था कि 3,000 होना था, लेकिन 3,000 नहीं हुआ, कोविड की वजह से वो माइनस में चला गया, 2,000 माइनस ही हुआ, उनको 2,000 का लॉस हो गया। तो वो, लेकिन वो तो डिसेबिलिटी की वजह से नहीं है। तो ये एक अलग है, हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंस, कि जितने एक्सपेंस है उसके उतने का वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। अच्छा। कि अगर कभी वो बिजनेस लॉस में भी जाता है तो वो वहाँ से इंश्योरेंस से पैसा देके निकाल लेते हैं। कि यहाँ पे क्या है, अगर 3 महीने लॉस में चला गया, धीरे धीरे एम्प्लॉय निकलते चले गए सारे, बिजनेस बंद। हाँ, बिजनेस सक्सेशन में भी ऐसे ही होता है। सक्सेशन का मतलब है जब हम अपने बच्चों को अपना बिजनेस दे रहे हैं, अभी मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ 10 साल से 20 साल से, तो मुझे तो पूरा परफेक्ट आता है, मेरे कनेक्शन भी अच्छे हैं। अब उसी बिजनेस को जब बच्चे संभालना स्टार्ट करेंगे तो उनके कनेक्शन इतने अच्छे नहीं है, उनको समझने में, जानने में, कर करके आएगा उनको, तो वो 2-3 साल के लिए ले लेते हैं कि तब तक वो सीख जाएंगे, अगर बिजनेस डाउन जाएगा तो इंश्योरेंस से उनको पैसा मिलता रहेगा। सेल एट मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू, ये उनके लिए होता है जो बाय सेल एग्रीमेंट करते हैं, जो पार्टनर होते हैं, कि उनका बिजनेस अगर 1% कुछ हुआ तो एटलीस्ट उनका बिजनेस फेयर मार्केट वैल्यू पे बिक जाए। क्योंकि दूसरे पूरा बर्डन आ गया, वो फैमिली का इंटरफेरेंस आ गया, सब आ गया, तो वो मुश्किल हो जाता है। फैमिली में एक मेंबर बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, दूसरा बोलता नहीं हमें बेचना है। अब जो दूसरा पार्टनर है उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है उनके साथ, और वो अकेला कब तक कितना संभाल सकता, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो दूसरा पर्सन के पास सारा बिजनेस चले जाएगा, फैमिली को जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू पहुंच जाएगी। बिजनेस में जो रिस्क होता है सबसे बड़ा यही रहता है प्रॉफिट का ही, कि प्रॉफिट डाउन चला गया तो। अब उससे बचने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो सेल्फ फंडिंग, खुद के पास इतना कैश फ्लो हो कि उससे वो पे करते रहे अगर लॉस में भी जा रहा है, या फिर इंश्योरेंस, कि अपना इंश्योरेंस ले लो ताकि वो रिस्क कवर कर दे इंश्योरेंस। अब इनके बारे में जो नीड वगैरह ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, इंडिविजुअल, ग्रुप और बिजनेस, सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सोर्स ऑफ इनकम प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन के सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये सिंपल जो नॉर्मल पर्सन अपनी इनकम के ऊपर ले लेता है। ग्रुप डिसेबिलिटी होता है कंपनी की तरफ से हमको मिल गया। क्रेडिटर डिसेबिलिटी होता है जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमने लोन लिया है या कोई क्रेडिट लिया है तो वो कवर करने के लिए ये क्रेडिटर डिसेबिलिटी होता है। क्या बैंक बूम से ले लेते हैं? बैंक भी देता है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड नए नए लेने गए थे तो वो बोलते हैं कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले लो। अच्छा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो मिनिमम जो हमारी पेमेंट होती है जैसे $10 $15, अगर हम टोटल डिसेबल हो गए तो वो पे करते जाते हैं $10। जो मिनिमम पेमेंट होती है बस उतनी जितनी भी उसकी क्रेडिट कार्ड की होगी उससे क्या होता है कि उनका वो चलता रहता है, कार्ड चलता रहता है, उनको तो अपना फायदा देखना है, उनको ये थोड़ा देखना है, वो थोड़ा सस्ता होता है तो $10 हम नहीं दे सकते मॉर्गेज डिसेबिलिटी होती है वो फिर लोन के ऊपर, जितना हमारा मंथली लोन है, अगर हम टोटल डिसेबल हो गए कि हम कुछ काम नहीं कर रहे तो वो मॉर्गेज की पेमेंट बैंक को जाती रहेगी, बैंक देता रहेगा।
हाँ, बैंक इंश्योरेंस कंपनी सीधा बैंक को देती रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा ये अच्छी पर्सन को। चीज़ है ये तो, हाँ, अच्छा है और ये क्या। सारा लेना पड़ता है बंदे को। जितना ज़्यादा इंश्योरेंस हो उतने अलग-अलग सबके अलग-अलग फ़ायदे हैं। तो फिर प्रीमियम भी, तो वो बजट देख के फिर आके कितना एक कितना का क्वेश्चन आता है। देखा था कि प्रीमियम बढ़ेगा तो पैसा कम देंगे, हाँ, है ना? प्रीमियम बढ़ेगा तो बेनिफिट कम हो जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे सब आगे ठीक। डिटेल में। तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी है नॉन कैंसिलेबल, ये सबसे कॉस्टली होती है। इसमें क्वेश्चन यही आएगा सबसे कॉस्टली कौन सी है, सबसे सस्ती कौन सी है। कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये फिक्स है नॉन कैंसिलेबल, कि इसको कैंसिल नहीं कर सकती कंपनी। कैंसिल मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकती। जो पॉलिसी बनाई हुई है, जो उन्होंने वैसे रेट रहेगी। फिक्स कर दिया, जो प्रीमियम फिक्स कर दिया, जो बेनिफिट फिक्स कर दिया, वो सेम रहेगा। अच्छा ठीक, इस ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। कैंसिलेबल के अंदर वो चेंज कर सकते हैं। वो सस्ती होगी सबसे। सबसे सस्ती यही है क्योंकि वो कभी भी बोलेंगे, पर वो 1% का चेंज नहीं करेंगे। जो डॉक्टर है सब डॉक्टर का चेंज करेंगे, अच्छा जो इंजीनियर है तो सब इंजीनियर का चेंज करेंगे, जो 30 की एज के हैं उन सब 30 की एज का चेंज। बाबा वो 11 बजे धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत। पैसा भी धीरे धीरे आएगा। जो सब 30 की एज पे है उन सब का चेंज करेंगे। अब ये गारंटी इशू पॉलिसी है कि गारंटीड है इसके अंदर, कि गारंटीड वो रिन्यू करेंगे। गारंटी एक बार उन्होंने ले ली, अगर नेक्स्ट टाइम उनको ले लें तो गारंटी उनको मिलेगी मिलेगी, चाहे उनकी इनकम फाइनेंशियल लॉस हो या मेडिकल लॉस हो। हाँ जी, The need is here. We ठीक are है। going to help him to register हाँ जी, and basic idea Poonam can give. ठीक है। So you have to jump here and there. हाँ जी, हाँ जी, बाबे का ethics हो चुका है ना? हाँ जी। Okay, so बाबे को ethics कराओ. Kanish, Kanish is from Delhi, Bombay, right? So बाबा यहाँ पे manager ठीक है, तो अभी हमारा आ गया गारंटी के अंदर। वो गारंटीड इशू करेंगे ही करेंगे। तो इनमें सबसे सस्ती यही है, नॉन कैंसिलेबल। और कैंसिलेबल सबसे सस्ती है। ये मैं सबसे महंगी ये है गारंटीड बीच की, और नॉन ट्रेडिशनल होती है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। नॉन ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्योंकि उनकी डेफिनेशन वगैरह अलग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 3 चीज़ें हैं ये। अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ये बहुत बार हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ बेनिफिट का मतलब है कंपनी कितना अमाउंट हमको दे रही है बेनिफिट का। जितना ज़्यादा वो कंपनी हमको बेनिफिट का अमाउंट देगी, 5,000 देगी तो उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ता जाएगा 6,000 पे और ज़्यादा। ये कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है, प्रीमियम भी ज़्यादा लेगी। वेटिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल मैं डिसेबल हुआ तो एक वेटिंग पीरियड रहता है। या तो फिर हम फर्स्ट डे से हमको बेनिफिट देना कंपनी स्टार्ट कर दे, या फिर हम वेटिंग पीरियड ले लेते हैं कि 3 मंथ का वेटिंग पीरियड दे दो। 3 मंथ के अंदर अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे पैसे मत देना, अगर 3 मंथ के आगे भी मैं वो रहा डिसेबल तो मुझे पैसे देना। अच्छा, तो उसको बोल देते हैं वेटिंग पीरियड। ये बीच का पीरियड है वेट करने का, जब पैसा नहीं मिल रहा तो ये वेटिंग पीरियड है। इसके आगे जब बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो बेनिफिट पीरियड हो जाएगा। तो ज़रूरत ही क्या है, बेनिफिट तो उसी वक्त मिलना चाहिए। ये हम इसलिए लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास EI है, हम्म, तो हमको पता है 16 वीक्स के लिए EI हमको मिल जाएगी। अच्छा, तो हम क्यों इतना पैसे इतने पीरियड के लिए भी वो ले, ताकि जितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगा उतना प्रीमियम कम होगा, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगा उतना कम प्रीमियम भी कम हो, वो क्योंकि स्टार्टिंग पॉलिसी में। हाँ, तो क्योंकि हमको पता है हम रिस्क ले रहे हैं और हाँ, हम नहीं चाह रहे कि ज़्यादा प्रीमियम दे। ठीक है। जितना फिर वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। कि अगर कंपनी को 1 साल के लिए देना है तो कम होगा, 2 साल के लिए उनको बेनिफिट देना पड़ रहा है तो ज़्यादा होगा, 3 साल के लिए ज़्यादा होगा। ये सबसे बेसिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसी से हमको सिचुएशन का पता चल जाएगा। फिर आगे हमारा एक्सकल्शन एक्सक्लूजन। ये वो हो गए कि जिस वजह से हमको पैसा नहीं मिलेगा डिसेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल वार, ये सब सिचुएशन होगी वो इसके अंदर आ गए। डिनायल ऑफ बेनिफिट हो गया कि अगर हमको नहीं देना बेनिफिट। हाँ बेनिफिट नहीं देना, कि अगर हम कोई फ्रॉड करते हैं, क्राइम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन क्राइम करता है और वो जेल में चला गया, डिसेबल तो हो गया, इनकम तो बंद होगी, लेकिन उस केस में नहीं मिलेगा। रिहैबिलिटेशन बेनिफिट होता है कि कोई ऐसा है जो कुछ भी हो जाए और मिलेगा पैसा। लाइफ इंश्योरेंस है बस। लाइफ इंश्योरेंस मर गया वो तो चाहे कैसे ही मरे। वो नॉन कैंसिलेबल में मिलेगा। हाँ, मरने के बाद भी मिलता है। मतलब कि जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है ना, चाहे किसी तरह से भी डेथ हो, डेथ तो होनी है ही एक दिन, लेकिन क्राइम से नहीं होनी चाहिए। वो भी अच्छा, इसके अंदर भी अच्छा, एक्सकल्सन है कि अच्छा, शूट आउट में नहीं मरना चाहिए।
किसी के साथ उसमें नहीं होनी चाहिए कि वार में नहीं होनी चाहिए रिहैबिलिटेशन की, क्योंकि कंपनी क्या करती है, ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट दे देती है कई बार इंश्योरेंस कंपनी, वो रिहैब का बेनिफिट देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, रिहैबिलिटेशन की, हाँ, कि वो जल्दी काम पे चला जाए ताकि उनका बेनिफिट कम देना पड़े, कंपनी को ना देना पड़े और एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो जाए। तो जब ये बेनिफिट देते हैं हम उनको, हाँ हाँ, उस टाइम थोड़ी इंक्रीज होता है प्रीमियम, प्रीमियम तो शुरू से देना है ना। शुरू से ही देना है। हाँ हाँ, तो अगर मान लो वो ज़्यादा दिन तक के लिए डिसेबल रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक का पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। अच्छा, मतलब जाता रहेगा आपका मंथली। हाँ 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 हाँ, पर 200 के लिए मैं तो हम्म, 200 देता ही रहूंगा ना। हाँ 200 ही देते रहोगे, चाहे मोर एग्जाम्पल बेनिफिट पीरियड लिया है 2 साल का, 2 ईयर का, और 2 साल के अंदर हम कभी डिसेबल नहीं हुए तो वो आगे यही 2 साल चलते रहेंगे, चल 65 तक, जब तक हम रिटायर नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए डिसेबल हुए, 3 मंथ का वेटिंग पीरियड पार किया, 3 मंथ का बेनिफिट मिल गया, अभी 21 मंथ का बेनिफिट पीरियड अभी बाकी है, तो पूरे 2 साल में फिर मैं कभी डिसेबल नहीं हुआ, फिर ये 21 मंथ रह जाएंगे, फिर आगे चलता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होते 21 मंथ चलता रहेगा। और $200 आपको देते रहना देते हैं, पर पूरा। ये इतनी महंगी नहीं होती, ये होती है जैसे कि सस्ती होती है, $25-30 की होती है बस, अच्छा। सस्ती होती है, बहुत सस्ती होती है, क्योंकि और आगे हम पढ़ेंगे राइडर में, अगर कभी हमको लगता है कभी डिसेबल नहीं होते ज़िंदगी में, कभी क्लेम नहीं लिया, पैसे वापस तो 70-80% पैसा वापस आ जाता है। जो भी दिया इतने में, हाँ, वो ये $30 करके जहाँ इतना दिया वो है। उसका 70-80% टोटल का वो हमको मिल जाएगा, अगर कभी डिसेबल हुए तो बेनिफिट मिलेगा, हाँ, नहीं हुए तो फिर हमारा तो पैसा वापस होगा। हाँ होता होगा ऐसे तो। हाँ हाँ, होता डिसेबल है, नहीं होता मतलब होते हैं, क्योंकि सब थोड़ा ही प्लान करके चलते हैं कि डिसेबल होंगे, सब तो यही सोच के चलते हैं कि नहीं होगा। कि नहीं होंगे तो अपना पैसा वापस आ जाए, बढ़िया है, बढ़िया। और डिसेबल होते हैं तो फिर कम से कम उनके पास 2 साल का वो है कि 2 साल की इनकम है। राइडर में पैसा भी ज्यादा देना होगा। हाँ, तो पैसा ज़्यादा लगता है उस चीज़ का। ये लोग बेनिफिट हो गए, रिकरिंग डिसेबिलिटी एक होती है 1 वेटिंग पीरियड रिकरिंग डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल 3 मंथ के लिए डिसेबल, 3 मंथ का वेटिंग पीरियड पार किया, फिर 6 मंथ के लिए डिसेबल है तो 6 मंथ का पैसा मिला, फिर ठीक हो गया, 6 मंथ गया, फिर 8 हो मंथ गए। के लिए डिसेबल हो गया, तो एक होता है 1 टाइम रिकरिंग, 1 टाइम का मतलब एक ही बार डिसेबिलिटी पीरियड पार करना है, उसके बाद जब दोबारा डिसेबल हो तो पहले दिन से बेनिफिट स्टार्ट। ठीक है। 2 टाइम होता है, फिर 2 बार उसको वेटिंग पीरियड पार 3 करना बार पड़ता वो है। सस्ता होगा। हाँ, वो उसी हिसाब से वो सस्ता हो जाएगा। प्रिजम्पटिव डिसेबिलिटी होती है कोई, जैसे हियरलिंग लॉस हो गया, हैंड लॉस हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो अगर ये इस तरह की डिसेबिलिटी होती है तो वो उनको पैसा दे देते हैं लमसम, उनका वो वेवियर कर देते हैं उनके जो, प्रिजम्पटिव में ही लमसम है हाँ सिर्फ, हाँ हाँ, बाकी किसी में नहीं है। बाकी किसी में नहीं है। ये लमसम का आया था क्वेश्चन। हाँ, प्रिजम्पटिव में ही है। सर्वाइवर में क्या करते हैं, मरने के बाद फैमिली को देते हैं 4 टाइम्स पैसा जितना उसने प्रीमियम पे किया है। अगर मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि वो 1 साल जिंदा रहेगा या 2 साल और फिर उस बीच में वो मर गया, तो जो बच गए फैमिली उसको फिर वो दे देते हैं पैसा 4 टाइम्स करके। अब प्रीमियम फैक्टर इसके अंदर कैसे काम करता है, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड एज। जेंडर इसके अंदर मेल का प्रीमियम कम होता है, मेल ज्यादा जीता है। फीमेल का प्रीमियम कम होता है, फीमेल का प्रीमियम ज़्यादा होता है। क्यों? फीमेल ज्यादा जीती है। नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस में ये यहाँ काम करता है मोरबिडिटी कॉस्ट, कौन ज़्यादा बीमार होने के चांसेस है, कौन ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, तो फीमेल ज़्यादा छुट्टियाँ लेती है, मेल कम छुट्टी लेता है, वो ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए इनका कम होता है, इनका ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा छुट्टी लेगा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगाएंगे, जो ज़्यादा क्लेम करेगा, फीमेल ज़्यादा क्लेम अच्छा, करती है। तो ये डिसेबिलिटी क्लेम डिसेबिलिटी है, हाँ हाँ। लाइफ अच्छा। इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस में वुमेन ज़्यादा जीतती है तो उनका कम होता है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा टाइम है वो पैसा ग्रो करने का। एज जो यंग एज में है उनका कम होगा, उनका ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा डिसेबिलिटी के उनके ज़्यादा चांस रहते हैं, फास्ट काम करते हैं, तेज काम करते हैं, तो वो ज़्यादा क्लेम करते हैं। अच्छा। तो मोरबिडिटी ये चेक करते हैं कि कौन सी एज पे कौन ज़्यादा क्लेम कर तो रहा ये है। दोनों उल्टा है लाइफ इंश्योरेंस से। ठीक है। ये उल्टा हो गया। अच्छा, कम एज है तो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, फिर प्रीमियम कम होता है धीरे धीरे या कम होता है, जैसे एज बढ़ती है तो वो उस टाइम पे कम हो जाता है। वैसे तो एवरेज निकाल के लेते हैं जिस एज का वो लिखा रहता है। हेल्थ इश्यूज हैं हेल्थ नहीं इश्यूज, है। जिनको हेल्थ इश्यूज है तो उनके अलग से राइडर रेटिंग लगा देते हैं, वो तो उनको महंगा हो जाता है, या एक्सकल्शन लगा देते हैं उसके अकॉर्डिंग।
लेकिन मेन इम्पैक्ट करता है इसमें इनकम। अगर इनकम है तो मिलेगा, अगर इनकम नहीं है तो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज इनकम 5,000 है, कल को इनकम डाउन हो जाएगी तो कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि पर्सन की इनकम 3,000 होगी, उसकी जॉब लॉस हुआ या कहीं उसने जॉब चेंज किया, 3,000 कमा रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसके प्रीमियम कम कर देती है। अगर और कंपनी को उसका नहीं पैसा बताएंगे, भी 3,000 कर दे। हाँ 3,000 कर दे। अगर कंपनी को नहीं बताएंगे तो देंगे उसको कम के हिसाब से, चाहे वो ज़्यादा प्रीमियम भी दे रहा हो। अब डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये होती है किस तरह की, जब क्वेश्चन आएंगे ना उनके अंदर डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी रहेगी कि किस केस में मिलता है, किस केस में नहीं मिलता, और किस केस में क्या कंडीशन है। सबसे पहले ऑन ऑक्यूपेशन। ऑन ऑक्यूपेशन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद काम करे, जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं, अगर आप डिसेबल हो गए और अपना काम नहीं कर पा रहे अभी, बेशक चाहे कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो भी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है, उसको हाथ पे चोट लगी और वो अब सर्जरी नहीं कर पा रहा, उसने क्या किया, टीचिंग स्टार्ट कर दी, उसके पास डिसेबिलिटी इंश्योरेंस था। टीचिंग से मान लो वो यहाँ उसकी इनकम थी 10,000 महीने की, और टीचिंग पे उसकी इनकम होगी 20,000 महीने की। इनकम ज़्यादा उसकी कमा बढ़ रहा गई, हाँ ज़्यादा हाँ। कमा रहा है मान लो, फिर भी मिलेगा। फिर भी उसको बेनिफिट मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑन ऑक्यूपेशन। ऑन मतलब खुद का काम जो करते हैं, उनको इस कैटेगरी के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर डालते हैं। अब जो बेचारे एम्प्लॉई है, अगर वो डिसेबल हुए और वो अपनी ड्यूटी के अलावा कोई और ड्यूटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो करते थे अभी कुक का काम, तो उनको डिसेबल के टाइम पे उनको कुछ और सेल्स में काम पहुंच दे गया दिया, हाँ कि आप स्टोव वहाँ पे या तो फिर ऑफिस में बैठ जाओ, ऑफिस वर्क कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो जो आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर उनकी इनकम स्टार्ट होगी। ये इनकम, ये वाला ड्यूटीज़ बंद होगी, लेकिन अभी भी इनकम आ रही है, तो उनको नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयज़ को तो वो कुछ और काम, तभी तो कंपनी में बोल देते हैं कि पार्ट टाइम कर लो, 2 दिन काम कर लो, 3 दिन काम कर लो, तो मिलेगा इंश्योरेंस। तो उनको क्या है, वो पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो उनका इंश्योरेंस नहीं मिलता। फिर उनको एक राइडर लेना पड़ता है, ये वाला राइडर, पार्शियल और रेजिडुअल। इसका मतलब अगर 50% काम कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 3,000 उनको बेनिफिट मिलना था कंपनी की तरफ से, तो 50% काम करके मान लो वो 2,000 कमा रहे हैं, 2,500 कमा रहे हैं, 5,000 इनकम थी, उसका 60% 3,000 उन्होंने कंपनी ने बोल दिया था आपको बेनिफिट मिलेगा, पर वो अब 2.5 कमा रहा आप 2.5 कमा रहा है, तो 50% नहीं कमा रहा, तो 2.5 मिलेगा। तो अब उसको इसका 50% मिल जाएगा, 1,500। बेशक चाहे ये इससे ज़्यादा हो गया, 4,000 हो गया, लेकिन उसने राइडर लिया है तो इसका ज़्यादा दे रहा है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा मिल जाता है। रेजिडुअल हो गया, अगर वो 20% काम कर रहा है तो 80% मिल जाएगा इसका, कि एक ही दिन काम कर रहा है। 2 दिन काम कर रहा है यानी 40% काम कर रहा है, तो इसका 60% मिल जाएगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा, अगर उसने दोनों लिए हुए तो। पार्शियल का ज़्यादा है तो पार्शियल, रेजिडुअल से ज़्यादा मिल रहा है इसका बेनिफिट तो रेजिडुअल। अच्छा, पार्शियल लिया तो जितना काम कर रहा है, चाहे कितना ही कर रहा है, हाँ चाहे कितना ही कर रहा है, चाहे वो 4 दिन कर रहा है, तो भी उसको 50% मिल जाएगा। दैट्स पार्शियल। पार्शियल रेजिडुअल इज जितना कम काम जितना, करेगा हाँ उतना ज़्यादा मिलेगा। जितना बच गया उसको इनकम बच गई, मतलब कि 40% वो काम कर रहा है तो 60% बच गया, तो 60% उसको जो बेनिफिट का वो मिल जाएगा। तो रेजिडुअल बेटर है ना। दोनों ले लेते हैं, वो जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वाला मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि वो 4 दिन काम कर रहा होता है, 1 दिन काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे 50% मिल जाएगा, और अगर 2 दिन काम कर रहा था तो इसका बेनिफिट ले लेगा। तीसरा होता है एनी ऑक्यूपेशन। ये रेगुलर हो गया, जिसमें दूसरी ड्यूटी करेगा तो नहीं मिलेगा। एनी ऑक्यूपेशन के अंदर भी टोटल डिसेबल होना चाहिए, जैसे रेगुलर ऑक्यूपेशन के अंदर। एनी ऑक्यूपेशन, हाँ एनी ऑक्यूपेशन, इसके अंदर वो डालते हैं हाई रिस्क वालों को, ट्रक ड्राइवर, नर्सिस, ये जो हाई रिस्क पे रहते हैं हमेशा, उनको डालते हैं एनी ऑक्यूपेशन के अंदर। ये ऑक्यूपेशन क्लॉज में। हाँ, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी है ये, कि कौन सी डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन के अंदर होगा तो हमको उससे पहले ही समझ जाना है, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है तो ये ऑन ऑक्यूपेशन है, तो हम देखेंगे कि हाँ कि उसको बेनिफिट देना है नहीं देना, कि वो सेम ड्यूटी कर रहा है या चेंज कर रहा है, तो पूरा मिल जाएगा उसको। हाँ देना ही है। और एनी ऑक्यूपेशन वो इनके अंदर अगर उसमें क्वेश्चन ने बता दिया दूसरा काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हमको निकालना है।
तो कंफ्यूज करने के लिए वो ऑन ऑक्यूपेशन का देते हैं और उसमें दिखा देते हैं कि अभी वो 3 दिन काम कर रहा है, इतनी इनकम कमा रहा है, तो अभी उसको कितना मिलेगा, या उसकी ड्यूटी चेंज करके वो 3 दिन काम कर रहा है तो कितना उसको मिलेगा। तो जैसे ड्यूटी चेंज हुई तो उसको पूरा मिलेगा ऑन ऑक्यूपेशन के केस में। तो फिर ऑक्यूपेशनल क्लोज होते हैं, इसके अंदर उन्होंने अलग अलग कैटेगरी रखी है, 4A 3A 2A 1A। सबसे लोअर कैटेगरी के अंदर रहते हैं जो हाई रिस्क वाला काम करते हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे कि वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ रहते हैं। जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं वो यहाँ 4A के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इस क्लास के अंदर है उनका प्रीमियम ज़्यादा है, जो क्लास बढ़ती जाएगी, जितना ऑफिस वर्क की तरफ बढ़ते जाएंगे रिस्क कम होता जाएगा, प्रीमियम कम होता जाएगा। पैसे भी कम मिलेंगे, पैसे तो उतने ही मिलेंगे, उतने ही प्रीमियम के लिए, उतने ही बेनिफिट के लिए। मान लो इसको भी 5,000 का बेनिफिट चाहिए, इसको भी 5,000 का बेनिफिट चाहिए, लेकिन जो हाई रिस्क वाली क्लास में है उसको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, जो लो रिस्क वाली क्लास में है उसको प्रीमियम कम, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी कम है, उनके डिसेबल होने के चांसेस कम है, उनको तो कभी भी चोट लग सकती है। वेवियर ऑफ प्रीमियम होता है जब बेनिफिट पीरियड पार हो गया, 3 मंथ का बेनिफिट पीरियड पार हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अब उसको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो डिसेबल है, जब तक उसको बेनिफिट मिल रहा है। अब ये राइडर हो गए। वेवर ऑफ प्रीमियम तो हर जगह लगेगा फिर? हाँ, जैसे ही आपका जैसे disability डिसेबल शुरू हुआ, हाँ, योर वेव, जब तक वेटिंग पीरियड है तब तक देना पड़ेगा उसको, जैसे डिसेबिलिटी आना स्टार्ट हुआ फिर नहीं देना। फिर ये राइडर हो गए, इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, बस हमको पता होना चाहिए सिचुएशन क्या दी है उसकी। अगर उसको लग रहा है, उसका कंसर्न हमको देखना है, क्वेश्चन के अंदर कंसर्न क्या दिखाया हुआ है, कंसर्न वर्ड दिखाया होगा या नीड दिखाया होगा। अगर उसका कंसर्न है कि उसको फ्यूचर में लगता है कि उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो अगर उसके पास ये राइडर है तो वो अपना बेनिफिट भी बढ़ा सकता है। उसको बस अपनी जो बड़ी इनकम है वो कंपनी को शो करनी है कि इस साल मेरी लास्ट ईयर इतनी थी, अब मेरी इतनी होगी, तो न्यू इनकम के अकॉर्डिंग उसका बेनिफिट बनाएगी, गारंटी, मना नहीं करेगी। ये सिमिलर है जब आपने बोला कि इनकम कम हुई तो बताना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, तो वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो उसमें तो कोई राइडर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कम हुई तो? अगर बढ़नी है और अपने बेनिफिट बढ़ाने हैं तो ये वाला राइडर लेना होता है। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ ये लिविंग के ऊपर है, इन्फ्लेशन के ऊपर। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि आज तो मेरा ठीक चल रहा है इतनी इनकम पे, लेकिन कल को मेरी इनकम भी बढ़ेगी, तो मुझे जो बेनिफिट है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो 10 साल बाद आज 500 में रेंट दे रहा हूँ, 10 साल बाद 10,000 1200 देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मेरे जो जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज 2% बढ़ा है, तो मान लो 3,000 बेनिफिट था, तो अगले साल वो ऑटोमेटिक 2% के हिसाब से 3,060 कर दे। फिर 1.5% बढ़ा तो 1.5% के अकॉर्डिंग इस तरह से बढ़ाते जाए। एक्सीडेंटल डेथ डिसम्बरमेंट, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है उसको डबल बेनिफिट मिलता है, और अगर वो डिसम्बरमेंट हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलने लगता है। पार्शियल एंड रेजिडुअल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ मतलब जो एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डेथ होती है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चला रहा है, तो फिर डिसेबिलिटी लिया हुआ है तो वो भी मिलेगा फिर? लाइफ लाइफ वाला ही मिलता है, फिर वो लाइफ वाला ही जो उनका होता है, अच्छा, वो लाइफ वाला ही है, पता नहीं इधर क्यों डाल रहा है, वैसे ये आता ही नहीं है, कभी नहीं आया क्वेश्चन में, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। हाँ, तो है ही नहीं डेथ, बस वो डिसेबल हो गया, अगर हाथ पैर चले गए तो प्रिजम्पटिव में पहुंच जाएगा, फिर उसको वेवियर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, उसको प्रीमियम नहीं देना। पार्शियल रेजिडुअल वो हो ही गया, जितना काम करेगा 50% या वो। रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो गया कि अगर वो काम पे नहीं जा पाता और कभी क्लेम नहीं कर पाता तो उसको प्रीमियम 70 to 80% वापस आ जाए, और 8 to 10 ईयर का 4 टाइम्स जितना उसने प्रीमियम डाला है वो वापस आ जाए, फर्स्ट 4 ईयर ये का। वही है ना जो अगर नहीं डिसेबल हुआ तो हाँ पैसे हाँ हाँ, अगर नहीं डिसेबल हुआ तो कभी, 80% मिलता है हाँ 70 to 80%। या रेटिंग लमसम? लमसम 70 to 80% निकाल के वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के, पूरी ठीक परसेंटेज की, जितना आप दोगे उसका इतना % आपको मिल जाएगा। रेटिंग एक्सकल्शन राइटर होते हैं कि कभी उसकी मेडिकल हालत ख़राब हो जाए तो उसको रेटिंग ना दे कंपनी। मतलब फॉर एग्जांपल उसको बैक पेन स्टार्ट हो गया तो कंपनी उसको ये ना बोले कि आपका पेन हो गया। प्रीमियम ज़्यादा लगेगा अगर आपको हम कवर करेंगे क्योंकि आपको पहले एक डिसेबिलिटी है, या एक्सकल्शन में ना डाले कि हम आपको देंगे नहीं अगर आपको बैक पेन की वजह से कुछ होता है। तो अगर आप ये लो तो तो कुछ नहीं कर हाँ, सकते, कुछ नहीं कर सकते आपका वो सेट हाँ। रहेगा फिर।
हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट और हॉस्पिटलिटी इंडेमनिटी राइडर बोलते हैं इसको, कि फर्स्ट डे से ही $50 to $250 बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए इसको, जितने उसके एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल First के day अंदर। से? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई वेटिंग पीरियड नहीं? कोई वेटिंग पीरियड नहीं, बस एक कंडीशन है उसको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तब ये बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट डे पे अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो जहाँ जितना खर्चा है उसका वो मिल जाएगा। इसकी $250 लिमिट है तक 250 मिलेगा तक सर। मैक्सिमम, हाँ 50 से 250 तक, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 250, ये कब तक मिलेगा? जब तक उसका बेनिफिट पीरियड है। जिस जो पॉलिसी उसने 2 साल 2 की लिया साल है, तक हॉस्पिटल में है? हाँ 2 साल की तो पॉलिसी 2 है तो साल 2 तक। साल तक का मिलता रहेगा। जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकल गया तो ये राइडर खत्म हो गया, फिर वो डिसेबिलिटी वाला राइडर स्टार्ट हो गया। ये समझे वेटिंग पीरियड खत्म कर देता है हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। अब टैक्स इसमें बड़ा सिंपल है, टैक्स ट्रीटमेंट। अगर हम खुद पे करते हैं तो बेनिफिट में हमको कोई टैक्स नहीं देना। अगर एम्प्लॉयर पे करता है या कॉर्पोरेट पे करती है तो बेनिफिट में हमको टैक्स देना पड़ेगा। जो बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ठीक। कन्वर्ट करा सकते हैं हम अपनी पॉलिसी को। अगर हमारी कॉर्पोरेट से पॉलिसी है अपनी इन पॉलिसी के अंदर, अगर वो ग्रुप से है पॉलिसी, ग्रुप डिसेबिलिटी के अंदर एम्प्लॉयर हो गया, इंश्योरर हो गया जिस कंपनी से लेना है, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी होगी लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। लीव ऑफ एब्सेंस भी रहती है, कंपनी देती है कि अगर हम छुट्टी लेते हैं तो उस केस में कुछ लीव हमको देती है कंपनी, जैसे 10 की लीव दे दी सबको, पेड लीव, वो इसके अंदर आ गई लीव ऑफ एब्सेंस के अंदर। अब प्लान एनरोलमेंट के लिए चाहिए क्वालिफिकेशन पीरियड। कंपनी का अलग अलग क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। कोई कंपनी बोलती है 3 मंथ आप हमारे साथ काम करोगे तो हम आपके बेनिफिट स्टार्ट कर देंगे, अच्छा, तो उस ये चीज़ वो को है। बोलते हैं क्वालिफिकेशन पीरियड। प्रीमियम पेमेंट कैसे भी हो सकती है, कंपनी भी पे कर सकती है, पूरा 50-50 भी कर सकते हैं। तो ये मेंबरशिप सिर्फ डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं या डिसेबिलिटी के लिए, कोई बस भी? डिसेबिलिटी के लिए, अच्छा। खाली डिसेबिलिटी। टर्मिनेटिंग का भी कर सकते हैं। मेंबरशिप। मेंबरशिप जैसे उन्होंने देखा 1 साल बहुत चला लिया हमने, बहुत बेनिफिट दे दिए, अगले साल वो मना भी कर सकते हैं कंपनी को कि नहीं हम नहीं ले रहे कोई इंश्योरेंस। हम नहीं दे रहे। हाँ, तो ये जो हमें एज एन एम्प्लॉय मिलती हैं, ये जो तो डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है? हाँ डिसेबिलिटी वो दे, अगर उन्होंने ली हुई है किसी कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि हाँ अगर आप डिसेबल भी होंगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, जैसा नहीं है। हाँ I don't अगर think नहीं ऐसा ली, नहीं हाँ है। वैसे तो मुश्किल है, लेके रखते हैं तो लेके भी रखते हैं तो 1 साल से कम का ही रखते हैं, 6 महीने साल का, जिसमें से भैया तो 3 महीने 3-4 6 महीने में महीने ठीक तो हो जाए। EI निकाल देता है, फिर वो बचता है वही। तो EI का क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा आएगा, आगे पढ़ेंगे EI का भी। कि EI 3 महीने तक 4 हाँ, महीने तक चलेगा? 16 वीक्स का होता ही है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद फर्स्ट आपको वीक बेनिफिट आपका मिलेगा। वेटिंग पीरियड है उसके अंदर, हाँ। फर्स्ट वीक की सैलरी नहीं आई तो हमको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। EI के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉयर पे करता है। EI हम ही पे करते हैं, फिर भी देना पड़ता है। हाँ, हम ही करते हैं। सही है, हमारे ही उसका करता है साला। उस पर पता नहीं क्यों करता है वो, पता नहीं, गवर्नमेंट डबल टैक्स लेती है उसमें। अमाउंट ऑफ बेनिफिट हो गया, नॉन एविडेंस, मैक्सिमम ओवरऑल, ऑल सोर्स कवरेज। अच्छा, EI पे, EI जो हम पे करते हैं हाँ, वो उस पे भी लेती है? उसमें पता नहीं लेती है टैक्स, नहीं लेती, या लेती तो है ही क्योंकि वो तो इनकम का कोई टैक्स थोड़ा बचता है उससे, क्या इनकम टैक्स, और फिर बेनिफिट आता ही EI का, उस पे भी टैक्स काटती उससे है। भी टैक्स कटता है। गवर्नमेंट बनता है बड़ा। नॉन एविडेंस मैक्सिमम, अलग अलग तरह Amount के of अमाउंट benefit। बेनिफिट अमाउंट रहते हैं वहाँ पे, हम्म। जो उन्होंने अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग लेवल होते हैं। एक जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ है, एक फिर सीनियर, फिर एक हायर लेवल के एम्प्लॉयज़। तो नॉन एविडेंस के अंदर वो रखते हैं जो सबसे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ रहते हैं कि ये सारे बेनिफिट उनको दे देंगे, छोटे लोगों को, हाँ कि इतने हैं, ये 30 या 10 बेनिफिट जो है सबके लिए है, और डिसेबल होने पे इतने % मिलेगा, 60-65। मैक्सिमम और सोर्स जो मिडल लेवल वाली मैनेजमेंट है मैक्सिमम उसके अंदर थोड़े से बेनिफिट वो बढ़ा देते हैं, डेंटल ऐड कर दिया, कुछ 1-2 ऐड कर दिया, और परसेंटेज ही बढ़ा दी डिसेबिलिटी पे। ऑल सोर्स मैक्सिमम जो ऊपर वाला लेवल है, जो सबसे CEO वाला लेवल है, तो उनके लिए वो लेके रखते हैं। इसके अंदर सारे जितने टोटल बेनिफिट है ग्रुप के सब उनको देते हैं, उसने प्लस खुद के लिए लिया होगा। हाँ खुद के लिए लेके सीईओ ने रखते हैं खुद वो बनाया होगा। ऑल सोर्स मैक्सिमम।
ये बेनिफिट हमको चाहिए होते हैं बस रिटेन करने के लिए है एम्प्लॉयज़ को। अगर ग्रुप इंश्योरेंस कोई कंपनी लेती है तो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए लेती है। डिनायल ऑफ बेनिफिट, नहीं देना। डिनायल वो कभी भी हो सकता है कि अगर हमने कोई फ्रॉड किया है, वही रीज़न रहता है बस फ्रॉड का। टैक्सेशन फ्रॉड करना बुरी बात है। टैक्सेशन ऑफ ग्रुप डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है Disability अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने हमारा पूरा पे कर रहा है 100%, जितना भी जा रहा है $30, $50, $100, और हमको जो बेनिफिट मिला है मान लो 7 मंथ तक मिल गया हमको 70,000, तो पूरे 70,000 पे टैक्स लगेगा। क्योंकि वो दे रहा है। ठीक है। हाँ, वो अपना टैक्स बचा लेगा, तो उसका टैक्स डिडक्टिबल है। किसका? एम्प्लॉयर का, उसको टैक्स में छूट मिल जाती है, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं मिलती अगर वो पूरा पे कर रहा है तो। हाँ, अगर 50-50 कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉय 50 एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉय कर रहा है 100 एम्प्लॉयर कर रहा है, और 5 साल तक उन्होंने कर दिया और फिर वो एम्प्लॉय डिसेबल हो गया, उसने 70,000 बेनिफिट ले लिया 7 महीने 8 महीने जब भी हुआ, तो जो उसने एम्प्लॉय ने पे किया है, मान लो 5 साल में 6,000 पे कर दिया, 12 पंजे 60 और 100 के हिसाब से 6,000 कर दिया, तो इसमें से 6,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पूरे पे टैक्स लग जाएगा। पर तुमने भी पे किया। बस जो हमने पे किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो एम्प्लॉई ने किया है इसको काउंट ही नहीं करते, बस इसी को माइनस करते हैं, बेशक चाहिए टैक्स उसका 12-13 हज़ार हो जाए, और पर फिर भी वो सिर्फ यही माइनस करेंगे, बाकी पूरे पे टैक्स लगाएंगे। ये नहीं कि 50-50 पे टैक्स लगेगा कि हाँ 50 दिया तो 50 पे टैक्स बच गया, 50 पे नहीं, जो तुम्हारे इनकम बचाया बस उसको छोड़ देंगे, बाकी पूरे पे वो चाहे अच्छा, बाद में कहे 6 का 6 आ जाएगा, हाँ 6 के 6 पे टैक्स नहीं लगेगा, पर बाकी जो बच गया उस पे पूरे पे टैक्स 64 पे लगेगा, पूरा टैक्स क्योंकि अच्छा, यहाँ उसने टैक्स पे करके पे किया है। ठीक है। अब सारा हम देते हैं, सारा हम देते हैं तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 70 अपना। हाँ पूरा 70 अपना। कॉर्पोरेट क्या करेगी, एक जब कॉर्पोरेट अपने ओनर के लिए ये इंश्योरेंस लेगी, ओनर के लिए या शेयर होल्डर के लिए लेगी, तो वो नॉन टैक्स डिडक्टिबल रहेगा, वो अपना टैक्स नहीं बचाएगी। एम्प्लॉय के लिए बचा लेगी, ओनर शेयर होल्डर के लिए नहीं बचाएगी। जो बेनिफिट मिलेगा ओनर को या शेयर होल्डर को टैक्स फ्री मिलेगा। वो हाँ वो उस केस में तेज रहते हैं, एम्प्लॉय के केस में बचा लेते हैं क्योंकि उनको पता है, लेकिन ओनर और शेयर होल्डर के केस में वो नहीं बचाते, क्योंकि उनको पता है 70,000 जब उसको मिलेगा तो उस पर टैक्स बड़ा हो जाएगा, उसको मान लो 40% की इनकम है, हायर लेवल पे है वो, तो ये आधा तो ऐसे ही चला गया, इतना तो प्रीमियम ही नहीं जाना, तो यहाँ वो स्मार्ट होते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है मोस्टली, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कंपनी पे कर रही है तो मोस्टली के ध्यान में वही रहता है कि उसको बाद में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इन केस में नहीं देना पड़ता टैक्स। क्रेडिटर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है जो कंपनी लेती है, वो अमाउंट ऑफ बेनिफिट जितना उनको पे करना है, मॉर्गेज का जितना लोन है उतना, जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले रहे हैं या फिर अपना मॉर्गेज के ऊपर ले रहे हैं, कौन? पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सन ने लिया, बेनिफिशियरी बैंक रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेनिफिशियरी रहेंगे, पैसा इनके पास जाएगा, प्रीमियम पीपल पे करते हैं, पीपल जो जिसने लिया है ये प्रीमियम पे करेंगे, बेनिफिट इनको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो क्रेडिटर के लिए लिया है उन्होंने, क्योंकि उनको वो करना है ना, जो लोन, बैंक को तो लोन चाहिए, पर्सन नहीं दे पा रहा तो उसने इंश्योरेंस ले लिया, तो बैंक को लोन का पैसा मिल जाएगा उस महीने का। अच्छा, तो बैंक अपने आप को सिक्योर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है ये, इसलिए वो प्रेशर डालते हैं कि डिसेबिलिटी वाला इंश्योरेंस लो, और उस पे हमें बेनिफिशियरी बनाओ। हाँ वही, वो उसमें मॉर्गेज इंश्योरेंस में तो बैंक की बेनिफिशियरी रहता है। अच्छा, तो आप मॉर्गेज नहीं पे कर रहे हो, हाँ तो जो पैसा आपको बेनिफिट मिल रहा है, हाँ वो डायरेक्ट बैंक के पास जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा पूरा बेनिफिट। हाँ, क्योंकि उसमें खाली उतना ही होता है जितना मॉर्गेज की वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं ठीक होता। है।
दैट्स मॉर्गेज इंश्योरेंस। मॉर्गेज के अंदर एक डिसेबिलिटी ऐड हो जाता है उसके अंदर, मॉर्गेज डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अच्छा खाली मॉर्गेज इंश्योरेंस लाइफ वाला हो गया। तो वो इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं बैंक। यहाँ पे बैंक क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंश्योरेंस की वैल्यू है यहाँ पे, इसलिए जब भी किसी को लोन देना है उनको पता है कुछ भी हो सकता है पर्सन के साथ, वो जानते हैं, वो अपना पैसा नहीं लॉस करना चाहते। इंश्योरेंस तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो इस चीज़ को समझते हैं कुछ भी कभी भी हो सकता है। उनको अपना पैसा पहले सिक्योर चाहिए और उनको पता है इंश्योरेंस से पैसा मिलना ही मिलना है, अगर अप्रूव हो गया तो मिलना ही मिलना है। तो वो पर्सन को फोर्स करते हैं कि आप लो, तभी हम आपको मॉर्गेज देंगे, अगर नहीं है आपके पास तो आपको लेना पड़ेगा, हम आपको तब वो देंगे मॉर्गेज, क्योंकि उनका पैसा, उनको तो अपना पैसा सिक्योर चाहिए। और ये क्रेडिटर अपना ही डाल देते हैं मॉर्गेज लेते टाइम, जो हमें नहीं लेना चाहिए क्रेडिटर वाला। क्रेडिटर वाला है खाली। अगर मॉर्गेज का छोटे क्रेडिट कार्ड का देखें, बेनिफिट रिसीव क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ डेबिटर टैक्स, उसको तो बैंक को वो मिलेगा, पर्सनल वो इतना ही होता है। एक्सपेंस, नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंस, पर्सनल लोन, जितना लोन है या जितना उन्होंने जो चीज़ भी ली है बस वही उतना ही उसको मिलेगा। और उसका भी क्रेडिटर इंश्योरेंस ये है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होगा जिससे लिया है, थर्ड पार्टी से होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी बैंक के पास वो नहीं होता लाइसेंस, तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आके ग्रुप इंश्योरेंस लेके रखते हैं ताकि सब उसके अंदर आए। तो पॉलिसी होल्डर भी बैंक रहेगा, बोरोवर रहेगा जिसकी लाइफ इंश्योरेंस जो पैसा पे कर रहा है बैंक को, बेनिफिशियरी भी बैंक रहेगा। और इसकी जल्दी हो जाती है, अनलिमिटेड नॉन टाइम ऑफ बट टाइम ऑफ क्लेम। इसकी जो अंडर राइटिंग है वो जब क्लेम करते हैं तब वो चेक करती है कंपनी, जो ये थर्ड कंपनी है। जब पर्सन क्लेम करता है तब वो सारे फॉर्म वूम चेक करती है, इसने सब सही भरा था नहीं भरा था। उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ जा दिखती है उसको तो मना कर देती है इंश्योरेंस। हाँ, कि आपने तो पहले नहीं बताया था, आप तो ये तो आप इस वजह से डिसेबल हो गए, अपने फॉर्म में आपने लिखा नहीं था। तो यहाँ बहुत किसको, ये इंस्टीट्यूट को बोल रहा है या बंदे को बोल रहा बंदे को बोलेगा है? अच्छा कि आपने तो, जब मैंने आपको दिया था तब हमने अंडर राइटिंग नहीं की थी, तब हमने आपको ये नहीं बोला था कि आपको हम देंगे ही देंगे। तो ये उस टाइम पे होता है, मोस्टली को नहीं पता इस चीज़ का। जनरली हाई टू इंटरमीडिएट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब हम वो ले रहे हैं तो सब एक क्लास में आ गए, तो उसमें बड़े छोटे सब उनको डिवाइड करके बांट दिया उन्होंने। अच्छा, तो वो हाई से बीच में रहते हैं। सबसे गंदा इंश्योरेंस सबसे गंदा है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू लोन पेमेंट के लिए रहता है ये। कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती इसकी, कि इसको कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। कन्वर्ट नहीं, मतलब कि कल को हम उसको पर्सनल कराना चाहें तो नहीं करा सकते। अच्छा फंस गए 20 साल के इसको अगर बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन पर्सन में नहीं आएगा, वो जो पैसा चला गया चला गया। पोर्टेबिलिटी इन सम केसेस, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, नो है, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। और बन गया तो बस उन्होंने फिक्स कर दिया, वो पेमेंट पूरे टाइम वही जाएगी। तो ये कितनी है, 30-35 साल तक की जितनी का भी वो है अपना मॉर्गेज इंश्योरेंस, तब तक जानी है वही। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जो जैसे जैसे हमारा पे होता जा रहा है वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होगी प्रीमियम की। अच्छा, जो फर्स्ट डे थी वही लास्ट डे, बेशक चाहे उसको लास्ट में 1 लाख का रहेगा, पहले 1 मिलियन का था तो भी वही देना है लाख के लिए उसको। इधर ये उल्टा है कि इंडिविजुअल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट वो लेते हैं, पॉलिसी होल्डर जिसने लिया है लाइफ इंश्योर्ड भी उसकी है, और पॉलिसी का बेनिफिशियरी भी वही है। अंडर राइटिंग फुल होएगी पहले ही वो। डिसेबिलिटी बारे में पढ़ रहे हैं या हाँ, डिसेबिलिटी के बारे में। अच्छा, कि अंडर लाइफ में भी इंश्योरेंस सेम ही है जो इंडिविजुअल है। अच्छा, पहले वो अंडर राइटिंग करेंगे, पहले ही फुल चेक करेंगे, प्रीमियम इसका ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो पहले ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिलेगा, अगर उन्होंने बोल दिया देना है तो देना है। अगर हम कोई बाद में कोई फ्रॉड ना करें कि हाँ, कि हम ना बताएं उनको कि स्मोकिंग है, नॉन स्मोकिंग, इस तरह के पेमेंट ही होगी, बाकी तो ये हो गया तीसरा चैप्टर। अब आ गया इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट, अब क्रिटिकल इलनेस वाला चैप्टर है। क्रिटिकल इलनेस और लॉन्ग टर्म के। क्रिटिकल इलनेस होती है कि अगर हमको कभी कोई क्रिटिकल इल हो जाए, हम जो हमारी जो बिग 4 है
हार्ट अटैक, कैंसर, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, स्ट्रोक, और फिर उसके अलावा उन्होंने अलग से 20 बीमारियां और उसमें ऐड की है। अच्छा, इस तरह की जो क्रिटिकल इलनेस की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे इनकम लॉस हो जाती है, तो इस केस में क्रिटिकल इलनेस के केस में वो हमको लमसम देते हैं। जितना हमारा है, जैसे 50,000 का, तो पूरा का पूरा 50,000 दे देंगे। ये नहीं कि उसको डिवाइड करेंगे या मंथली देंगे, पूरा उस फैमिली को मिल जाएगा। उससे चाहे बीमारी में यूज़ करे, चाहे कहीं भी यूज़ करे। तो लमसम, लमसम का मतलब होता है जैसे 100,000 का पूरा 100,000 दे देंगे। लमसम पूरा ही है? हाँ, लमसम पूरा का पूरा दे देंगे, उनको अच्छा, डिवाइड मुझे करके लगा नहीं। लमसम है कि 70-80, नहीं, जितना 90, उन्होंने 100। फिक्स किया है ना, उतना उसको पूरा दे देंगे, लमसम का लमसम। क्वालिफिकेशन पीरियड और वेटिंग पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। 30 दिन के बाद जैसे हमने पॉलिसी डिलीवर की, डिलीवरी होगी, कंपनी ने अप्रूव कर दिया, ये डिलीवरी के आपको बाद 30 डेज तक हमको क्रिटिकल इलनेस नहीं होनी चाहिए। ये फिर हम क्वालिफाई हो गए उस इंश्योरेंस के लिए। जैसे उसके कहते हैं ना, कंपनी के अंदर मैच्योरिटी पीरियड है। जैसे बैंक, जैसे हम वो किसी कंपनी के अंदर वो बेनिफिट के लिए जब डालते हैं 3 मंथ का पीरियड रखते हैं, ऐसे इसमें 30 दिन तक कोई डिसेबिलिटी उसको कभी डायग्नोस नहीं होनी चाहिए जब उसने पॉलिसी लिया। फिर है वेटिंग पीरियड इसके अंदर। ये तो क्वालिफिकेशन पीरियड हो गया। वेटिंग पीरियड हो गया जब उसको डायग्नोस होगी, मान लो 2 साल बाद उसको डायग्नोस हुई। 2 साल ले रखी थी हाँ, ये तो क्रिटिकल पूरी इलनेस की। रहती है। मान लो उसने 75 की एज तक ली थी या 65 की एज तक लिया है, 10 साल के लिए ली है, 2 साल बाद उसको होगी, तो जब डायग्नोस हुई तो उसको 30 दिन तक जिंदा रहना। 30 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ होती है, बढ़िया सर, चल रहा है? 30 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हुई तो उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो ये भी दूसरा इसका मतलब वेटिंग पीरियड। अगर मान लो किसी को क्रिटिकल इलनेस हुई, हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में गया, तो उसको 30 दिन तक वहाँ जिंदा रहना है। 30 दिन से पहले डेथ होगी तो कंपनी वो पैसा नहीं देगी। और मैच्योरिटी 30 दिन तक उसको जिंदा रहना है। जिंदा रहना मोस्टली रह जाते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, तो कोई नहीं इतना जल्दी मरता, बच जाते हैं। तो ये है, बस ये है, इसके 2 रूल ये है। ड्यूरेशन बोथ ऑफ आर 30 कवरेज, डेज। हाँ, बोथ आर 30 डेज, बस सिंपल। ड्यूरेशन ऑफ कवरेज, अब ये कवरेज के ऊपर हमारे ऊपर, हमने कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 65 की एज तक के लिए, 100 की एज तक के लिए, 75 की एज तक के लिए, उस चीज़ को बोल दिया ड्यूरेशन ऑफ कवरेज। क्रिटिकल इलनेस कुछ ऐसा है कि आप 65 के बाद ही ले सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी जब भी। मर्जी लो। हाँ, इसमें ऐसा कोई इनकम को नहीं देखते, इसके अंदर हेल्थ देखते हैं। जैसे उसके अंदर वो थी जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटी थी, उसमें इनकम थी। इसमें अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अच्छा। कि फैमिली में भी किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसको भी वो देखते हैं। फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक राइडर है इसके अंदर। अगर कभी हमको क्रिटिकल इलनेस हो ही ना, तो हमको पूरा पैसा 100% इसमें वापस मिलता है। उसमें 70-80% था, इसमें पूरा 100% देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इंडिविजुअल में हाँ, सब तरह से। इंडिविजुअल के अंदर डिसेबिलिटी जो इनकम वाली थी वो अलग है। ये क्रिटिकल इलनेस वाली जो है, इसके अंदर पूरा वो 100% देंगे। 2 तरीके हैं, या तो डेथ वाला ले लेते हैं, कि अगर मान लो वो 30 दिन जिंदा ही ना रहा और उसकी डेथ हो गई, तो उसने अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर डेथ लिया होता है, क्रिटिकल इलनेस की वजह से नहीं, किसी और वजह से उसकी डेथ हो गई, तो जितना उसने प्रीमियम डाला है पूरा बेनिफिशियरी को मिलेगा। कुछ हुआ तो, क्रिटिकल इलनेस का हाँ, बस ये सब प्रीमियम भी ऐसे मिलेगा, समझो। और फिर लाइफ इंश्योरेंस का जो भी शुरू हो सकता है हाँ, वो हो जाएगा। ठीक है। अगर क्रिटिकल इलनेस के अंदर हमने ये राइडर लेना जरूरी है। अगर ये राइडर लिया हुआ है तो जितना रिटर्न हमने ऑफ पे किया है, प्रीमियम, मतलब प्रीमियम विल बी प्रीमियम को रिटर्न टू रिटर्न यू। पूरा 100%। जैसे क्रिटिकल इल हुआ तो बिहेवियर ऑफ प्रीमियम हो जाता है, फिर उसको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल इल हो जाते हैं। हाँ, जैसे क्रिटिकल इलनेस हुई, उसको डायग्नोस हुआ, तो प्रीमियम वेव हो जाएगा, उसको प्रीमियम नहीं देने की जरूरत है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा पूरा। तो इसमें हम टैक्स नहीं बचाते, तो क्रिटिकल इलनेस को जब बेनिफिट मिलता है तो उसमें भी हमको टैक्स नहीं लगता। सिंपल है। तो अब लॉन्ग टर्म केयर है। लॉन्ग टर्म केयर हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए वो हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग वो है। मतलब हाथ होम पैर ही कट केयर, गया अगर। अगर वो 6 काम में से 2 काम नहीं कर सकते, वो जो हमने एथिक्स में पढ़े थे, नहाना, खाना, आना जाना, ये सब, बाथरूम जाना, तो अलग अलग तरह के ऑप्शन रहते हैं जब वो लेते हैं। तो एक है होम केयर, कि घर पे ही कोई केयर आके करे फ्री। वहाँ मतलब जिसने लिया हुआ है, तो उसके उस पॉलिसी के अंदर फिर वो कोई घर पे आया करेगा, उसको ये केयर किया राइडर है करेगा। होम केयर पॉलिसी के स्टार्टिंग में चूज करते हैं।
रेस्पाइट केयर की उनको एक अलग जगह शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे बाकी लोग भी होंगे उन्हीं की तरह के। तो होम केयर महंगा पड़ेगा, रेस्पाइट केयर सस्ता पड़ जाएगा। फिर आ गया असिस्टेड लिविंग की कोई उसके साथ रहे। होम केयर ही होगा। हाँ एक होम केयर होगी, कभी कभी आ रहा है दिन में 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे। वो असिस्टेड लिविंग। ये असिस्टेड लिविंग हाँ। अच्छा, पूरा टाइम नहीं रहेगा पूरा घर पे। टाइम हाँ, कि उसका असिस्ट भी करेगा, सब चीज़ें करेगा। और नर्सिंग होम हो गए कि एक नर्सिंग होम बना दिया, जैसे वो फैसिलिटी थी वैसे जैसे वो रेस्पाइट केयर ऐसी नर्सिंग होम के अंदर गवर्नमेंट ने बनाई है, पब्लिक ने बनाई है। मेरी वाइफ उसमें है ना। नर्सिंग होम nursing में हाँ, तो वो समझो वो जिनको पास वो लॉन्ग टर्म केयर वाली रहती है वही वहाँ पे आते हैं फ्री। हाँ, जब उन पॉलिसी का पे करते हैं या फिर सीपीपी के थ्रू किसी का हो जाता है। अच्छा। सीपीपी में तो कोई टोटल डिसेबल हो गया तो सीपीपी से वो उसमें दे सकते हैं नर्सिंग होम के अंदर। नर्सिंग होम वाले सारे वैसे ही सीपीपी वाले जो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए और अब कुछ काम नहीं कर पा रहे हाँ, तो उनका अल्जाइमर्स सीपीपी से है। कुछ कटता रहता है हाँ हाँ हाँ, बस। या किसी ने सीआई ली है तो सीपीपी वो क्या है? कनाडा पेंशन प्लान जो हमारा कटता है सैलरी हाँ, में से, किसी को याद नहीं रहता ये चीज़ें जो कटती है। बस उतना ही याद नहीं रहता है कटती इतना हैं। हमको मिला। हाँ, नहीं टैक्स, बट टैक्स भी है उसमें, सामान भी बड़ा। ये पब्लिकली और प्राइवेटली फंडेड हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग केयर, लॉन्ग टर्म केयर बहुत ज़्यादा आता है। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म केयर अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं, पूरी ज़िंदगी उसके पास इनकम भी नहीं है और उसको कोई चाहिए भी पर्सन, तो सिचुएशन बहुत हार्ड होती है। आपकी 5,000, 2,000 आपका एक्सपेंडिचर, हाँ और क्या, और 2,000 जो केयर करेगा। 2000 इसका, तो इतना तो बिना इनकम के कहाँ से आएगा यहाँ पे। जिन जिनको उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि जो वो 5 में से 2 काम नहीं कर पाते, उनको इनकी ज़रूरत है लॉन्ग टर्म केयर की। एडवांटेज ये तो कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया और वो चल रहा है अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसके पास ये होता है कम से कम उसको वो टेंशन नहीं होती, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होती फिर उसको कि कुछ भी हो जाए मेरे पास अगर। तो ये इसके अंदर वो 5 6 में से 2 वो लिखे हुए हैं। ये एडीएल्स है ना, वो 6 एडीएस चीजें। हाँ। तो लॉन्ग टर्म केयर राइडर हो गया कोला, और लॉन्ग रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कोला हो गया कि इन्फ्लेशन की वजह से उसका लॉन्ग टर्म केयर का जो है वो बढ़ता रहे। रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर कभी वो क्लेम ना करे तो उसको पैसा वापस मिले। ये लेते हैं ना लोग, हाँ रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते प्रीमियम तो हैं। मोस्टली ले लेते हैं जी। उनको लगता है कि पैसा नहीं जा रहा, सेव हो रहा है, या तो फिर उसको बैंक अकाउंट में सेव करते रहो या इधर सेव कर दो सीआई और लॉन्ग टर्म केयर के अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर उतना ही रहेगा जितना हम सेव कर रहे हैं। इधर उसका फायदा हो गया कि अगर हम कभी डिसेबल हुए तो वो बड़ी मनी बन जाएगी। क्या बड़ी। मान लो $40 मैं सेव कर रहा हूँ, 50,000 का मुझको क्रिटिकल इलनेस मिल गया, तो बाद में। हाँ जब भी मैं क्रिटिकल हुआ, फॉर एग्जाम्पल 20 साल तक, 20 साल बाद क्रिटिकल हुआ तो मेरा साल का जा रहा है 480, 24 साल का हो गया लगभग 10,000। अगर मैं 20 साल बाद भी क्रिटिकल हुआ, नहीं हुआ तो 10,000 है मेरे पास, अगर हो गया तो वो मुझे 50,000 दे देंगे। लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर उतना ही रहता है, 10 का 10 ही है, और वहाँ पे 50,000 है। तो लॉन्ग ये कब बंद हो जाता, कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म केयर और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को कोऑर्डिनेट करके भी ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी की हाँ, कि डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने ले लिया, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी ले ली कि 1 साल के लिए, फिर अगर उससे ज़्यादा रहते हैं तो लॉन्ग टर्म केयर ले लिया। तो ये राइडर है। ये वो कॉम्बिनेशन बना के ले लेते हैं दोनों, इससे थोड़ा पॉलिसी फीस वगैरह कम हो जाती है। या लॉन्ग टर्म केयर और क्रिटिकल इलनेस का भी लेते हैं, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन भी लेते हैं तो दोनों का पैसा मिलता है, डिसेबिलिटी का भी और लॉन्ग टर्म केयर का भी। और सीआई का भी अलग से मिलेगा। मान लो सीआई भी होगी उसको और उसकी वजह से सीआई की वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहा, लॉन्ग टर्म के लिए डिसेबल भी हो गया, वो 2 काम नहीं कर पा रहा, तो सीआई का अलग से 50,000 मिल गया, और मंथली मंथली जो उसका खर्चा आ रहा है तो वो ये भी तो मिल रहा है। सेम, ये तो हमेशा होना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस ही बंदा लॉन्ग लॉन्ग टर्म केयर पे जाएगा, हाँ या बूढ़े होने से भी जाएगा। दोनों दोनों ले सकते हैं, अगर क्रिटिकल इलनेस के बाद भी लोग काम करते हैं। अच्छा। लॉन्ग टर्म केयर का मतलब वो 2 काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे कोई भी लोग, उतना वो होना चाहिए। लॉन्ग टर्म केयर का उनको मिलता है पर डे के हिसाब से। ऐसा जब हम पॉलिसी लेते हैं तो पर डे अगर कंपनी ने बोल दिया $300 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। $300 में से अगर वो $100 ही ले रहे हैं तो
बढ़ता रहेगा, जितना ज़्यादा देर तक ले सकते हैं ले लो। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते अच्छा, हैं कि 100 ही लेता है तो वो बढ़ जा 5 साल का डबल डबल हो जाता वन है कि थर्ड हाँ ज्यादा पड़ वन जाएगा। थर्ड बढ़ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझको 2 दिन ज़रूरत है नर्सिंग की, या जो भी मैं घर पे बुलाता हूँ तो 2 दिन ज़रूरत है, बाकी 3-4 दिन ज़रूरत नहीं है। तो बस 2 दिन का ही पैसा देना है उसको, जितना उसका कॉस्ट आ रहा है तो आगे होता रहता है। अब आ गया अपना ये एक्सटेंडेड बेनिफिट। एक्सटेंडेड बेनिफिट हो गए डेंटल, विजन, ड्रग, हाँ या डेंटल। ये ऐसी एम्प्लॉय का आ रहा है? नहीं उसमें भी है, पर्सनल भी ले सकते हैं डेंटल वाला। पर डिसेबिलिटी कैसे है डेंटल? डिसेबिलिटी नहीं, वो डेंटल का भी होता है कि अगर डेंटल का खर्चा आ गया तो वो भी तो इनकम लॉस है, तो वो भी इसी के अंदर है, सेविंग प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, डिसेबल हूँ, नहीं काम कर सकता, काम अगर भी कर रहा है डेंटल आ नहीं, गया। बेशक चाहे काम भी कर रहा है तो भी डेंटल इंश्योरेंस की, अभी दांत में कोई प्रॉब्लम होगी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो तो बड़ा बिल निकाल देते हैं, हाँ। तो वो क्या करते हैं उनकी फिर सेविंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए 2 तरह के, इंडिविजुअल और ग्रुप। यूजुअली ये जो कंपनियां करती हैं, यूजुअली कंपनी से ही लेके रखते हैं क्योंकि इंडिविजुअल थोड़ा महंगा पड़ता है उनको, पर दोनों ले सकते हैं। इंडिविजुअल के अंदर आ गया मेडिकल केयर, कवरेज प्रोवाइड, डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। डिडक्टिबल का मतलब हो गया कि कितना मैं अपनी पॉकेट से दूंगा पहले। फॉर एग्जांपल कंपनी ने मुझको सिक्योर कर दिया $1000 के लिए $1000 का कि अगर आपका डेंटल। बिल आएगा तो मैं पे कर लूँ, तो उसके अंदर प्रीमियम कम करने के लिए हम डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस ऐड करते हैं। डिडक्टिबल का मतलब हो गया फर्स्ट $100 मैं दूंगा, या फर्स्ट $50 मैं दूंगा, जैसे बिल आया $100 मैंने दिया, जो बच गया वो कंपनी पे कर देगी। तो 900 कंपनी देगी? नहीं 1000 ही देगी। अगर मान लो 1100 का बिल है तो पहले 100 मैं दूंगा, बाकी 1000 वो दे दूंगा। अगर 300 का है, पहला बिल 300 का आया, दूसरा बिल 800 का आ गया, तो 100 मैंने दे दिया तो मेरा डिडक्टिबल हो गया, अब खत्म। 200 कंपनी ने दिया, फिर जब ये 800 का आया तो पूरा 800 कंपनी दे देगी, फिर 1000 उसको देना, फिर डिडक्टिबल। को इंश्योरेंस हो गया परसेंटेज, 10% हम देंगे, कंपनी 20% 90% देगी। मोस्टली ये यूज करते हैं, 80% कंपनी तो देगी। इससे क्या होता है कि कोई फेक क्लेम नहीं करता, एक तो ऊपर से प्रीमियम कम हो जाता है थोड़ा कंपनी का या हमारा, क्योंकि हम भी रिस्क ले रहे हैं। और तो ये डिडक्टिबल्स तो हो गया वन टाइम, हाँ वन टाइम हम कितना देंगे अब को इंश्योरेंस। परसेंटेज वाइज, हम को पार्टनर बन insurance गए, हाँ अच्छा 20%, 80%, 10%, 90%। डेंटल केयर, डेंटल केयर हो गया अपनी, कितनी कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं डेंटल के लिए, कितना डिडक्टिबल को इंश्योरेंस है, वही सेम ही चीज़ है। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, विजिटर इंश्योरेंस, जब हम इसमें इमरजेंसी वाली चीज़ें कवर होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग वाली है वो डिपेंड करता है कंपनी पे कवर करनी है नहीं करनी है, मोस्टली नहीं करते, पर जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। उसकी वजह से अगर कवर कर रहे हैं तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो समझो वो रेटिंग लगा के कवर कर देते हैं। जो नॉर्मल है उनका सेम स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे प्री एग्जिस्टिंग आया तो थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ा देते हैं। बेनिफिट इमरजेंसी के टाइम पे जितना भी हमारा वो है, जितना 50,000 का 50,000 तक पे करेंगे, तो 100,000 का 100,000 इसके ऊपर होता है। फैक्टर ऑफ एक्टिंग प्रीमियम इसके अंदर कितने टाइम के लिए हम रह रहे हैं, क्या एज है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है प्रीमियम पे। तो जितने ज़्यादा टाइम का चाहिए उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कनाडा इंडिया से यहाँ आए हैं, तो हमको 1 साल का चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम चाहिए, पर डे के अकॉर्डिंग पड़ता है ट्रैवल इंश्योरेंस। $2 से $3 रहता है पर डे का, $2 इतना ही रहता है, $2, 2 से 2.5 इतना ही हमारा वो रहता है MSP। तो इसमें ये बता रहे हैं कि क्या करता है ट्रैवल इंश्योरेंस? हाँ चाहे बस वो जरूरत नहीं है इमरजेंसी कवर करता है, जब भी इमरजेंसी होगी वो कवर करता है, यही है बच्चा। कि कुछ हार्ट अटैक आ जाए। हाँ कभी भी इमरजेंसी में हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चाहे फीवर ही है, फीवर है लेकिन हमको भी एक इमरजेंसी होती है, इतनी चीज़ का वो नहीं। तो इसमें भी वो को इंश्योरेंस और नहीं इसमें deductible भी रहता है, होगा? हाँ इसमें भी रहता है। अगर हम डिडक्टिबल डाल देंगे कि पहले हम देंगे तो फिर वो कम हो जाएगा, पर यूजुअली नहीं रखते इसमें भी, वो यही सी वजह से रहता है कि हमको कुछ पैसे नहीं मिलते।
हम इसमें टैक्स नहीं बताते तो बेनिफिट पे भी हमको टैक्स नहीं लगता। अब ग्रुप एक्सटेंडेड जो हम कंपनी से हमको मिलता है ड्रग्स के ऊपर या फिर हॉस्पिटल के या डेंटल विजन एक्सीडेंटल कोई ये लेते हैं बेनिफिट के अंदर वही डिडक्टिबल को इंश्योरेंस रहेंगे, रीइंबर्समेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बिलिंग भी कर सकते हैं। तो इसका डिडक्टिबल को इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि फैमिली के लिए होगा, ग्रुप इंश्योरेंस तो फैमिली होगी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो अलग अलग वो रख देते हैं। हस्बैंड के लिए $100, इंश्योरेंस वो नहीं है कि पूरी कंपनी के लिए ले ली। पूरी कंपनी के लिए ले लिया, लेकिन एक पर्सन के लिए तो फैमिली अपनी पूरे ले लेते हैं, हस्बैंड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बच्चों को भी कर लेते हैं। हाँ कर तो लेते हैं, हाँ जिनका बढ़िया इंश्योरेंस होता है वो डाल लेते हैं। हाँ, अगर वो है एक कंपनी से, सेम कंपनी में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और उनको ग्रुप इंश्योरेंस है, दोनों का $100 डिडक्टिबल है, फिर वो फैमिली का 250 कर दिया डिडक्टिबल है। तो जैसे ही इसने क्लेम किया अपना 300 का, तो पहले इसका 100 कम हो गया, ठीक है। किड के में से 100 कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि फैमिली के अंदर आ गया, तो यहाँ पे 150 बन गया, 200 इसको मिल गया पैसा। फिर इसने 300 कर दिया, फिर 100 कम हो गया, तो यहाँ पे 200 मिल गया। फिर बच्चे ने किया तो 50 यहाँ से कम हो गया, जब बच्चे के लिए क्लेम करेंगे। अब जो ये क्लेम करेंगे $50 फिर इसमें से कम हो जाएगा। पहले टोटल डिडक्टिबल खत्म होंगे, फिर उनको क्लेम स्टार्ट होगा, लेकिन पर्सनल पहले होंगे, फैमिली में से पर्सनल कम होते जाएंगे। अगर डिडक्टिबल की बात हाँ, डिडक्टिबल की बात, कोई इंश्योरेंस में तो पूरा परसेंटेज रखते हैं। और यही होता है ना इनकी, डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस बस होगा ही होगा। तो हाँ, मोस्टली न्यूमेरिकल में ही देते हैं। अब आगे बिजनेस वाला, बिजनेस हो गया ये सोल, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्राइवेटली, ये तो डेफिनेशन होगी सीधी। अब एक कॉर्पोरेशन में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, या डेंटल और ये कॉर्पोरेशन के अंदर जो कॉर्पोरेशन के रिस्क है, फॉर एग्जांपल बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंस, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर उनका एक्सपेंस के लेके लेते हैं, जितना भी उनका एक्सपेंस है उसके अंदर वो डाल देते हैं, जितने भी है एम्प्लॉयज़ की सैलरी या फिर वो बिजली का खर्चा, अलग जो सामान लेना देना होता है वो सब का वो एक्सपेंस डाल देंगे, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉयर की सैलरी, ओनर की सैलरी वो भी नहीं होती। अच्छा बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंस के अंदर ये ध्यान रखना है, जो ओनर है उसकी सैलरी नहीं होगी, बाकी सब खर्चे आ जाएंगे, उसको सैलरी उसको नहीं मिलेगी। हाँ, ताकि वो ये कम से कम यूज़ करे। फॉर एग्जांपल उसका बेनिफिट है 12,000 साल के लिए, 2,000 है। अब उसका पूरा 2,000 इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने 1,000 की ज़रूरत पड़ी तो वो खाली 1,000 ही लेगा। फिर नेक्स्ट मंथ वो 3,000 ले सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा अगर साल में उसने यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर से चला जाएगा। तो ये हो गया बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंस। एलिजिबिलिटी में वही जाते हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, जो लॉस में चल रहे हैं उनको नहीं देते, नहीं तो वही लेके बैठ जाया करेंगे कि जब प्रॉफिट में जाएंगे तब हम बंद करा देंगे। अगर प्रीमियम का कुछ है तो ज़्यादा प्रॉफिट है तो जितना उनको premium है। वो चाहिए उतने ज़्यादा उनका प्रीमियम लगाते हैं। अच्छा लेकिन वो देखते हैं कि प्रॉफिट में चल रहा है तो उनको पता है कि ये नहीं ज़्यादा गेन करेगा, क्रेडिट वाला सिस्टम, हाँ क्रेडिट अच्छा है उसको हाँ दे दो। उसी को देंगे। बेनिफिट्स उनके वो एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वेटिंग पीरियड उनके ऊपर है कि वो कितना रखना चाहे। मोस्टली कम ही रखते हैं क्योंकि उनको पता है उनको 1 महीना भी अगर उनके पास पेमेंट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो हमेशा जितना उनके पास इमरजेंसी एक्सपेंस है ना, अगर उन्होंने बेनिफिट पीरियड वेटिंग पीरियड पूछा है तो उसमें इमरजेंसी वाला अमाउंट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 है और उनको 3,000 की ज़रूरत है मंथली, तो 3 मंथ का वो बेनिफिट वेटिंग पीरियड ले सकते हैं। कैरी ओवर बेनिफिट एक्सपेंसेस कैरी ओवर हो जाएंगे इसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि अगर 1,000 यूज़ किया है तो नेक्स्ट मंथ वो 3,000 यूज़ कर सकते हैं। एक्सकर्शन बिल्कुल यूज़ नहीं किया तो आगे बढ़ते रहेंगे। वो तो करेगा ही, हाँ यूज़ तो हाँ, करेगा यूज़ तो करेगा ही, जब यूज़ करेगा तभी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। वो अपना टैक्स नहीं बचाएगा तो बेनिफिट पे भी टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस वाले कभी अपना टैक्स नहीं बचाते जब इस केस में होता है, या फिर वो क्या करते हैं बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंस में तो वैसे भी उनका टैक्स बच ही जाता है। अच्छा जो प्रीमियम दे रहा है मान लो उस पर टैक्स बचा लिया उसने, ठीक है, प्रीमियम पे टैक्स बचा लिया, क्योंकि उनको नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जब बेनिफिट लेगा तो उस पर टैक्स देना है उसको, उसने पहले टैक्स बचा लिया, जब बेनिफिट ले रहा है वो सारे उसके एक्सपेंस है,
वो फिर अपने एक्सपेंस डाल के फिर वो टैक्स बचा लेगा। इसमें दोनों केस में अच्छा, उसको बचा टैक्स लेगा। बच जाता है, क्योंकि इसको वो इक्वली पड़ता है कि पहले ही बचा लिया और बाद में तो वो टैक्स कटेगा भी, तो वो एक्सपेंस वही सारे दिखा दे कि अब मेरा इसका टैक्स प्रीमियम भर रहा हूँ उसका। प्रीमियम का तो उसने टैक्स बचा लिया और बेनिफिट का भी टैक्स बचा लेता है। बढ़िया। ये खाली लोन के लिए होता है, ये भी वही उन्हीं को मिलता है जिनको पेमेंट टाइम टू टाइम दे रहे हैं। खाली लोन का जितना उनका लोन है, मंथली पेमेंट अगर उनकी 2000 जा रही है तो 2000 का ही मिलेगा। अगर कभी वो लोन मिस करते हैं तो यहाँ से फिर वो इंश्योरेंस पे पे कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल वही है जो अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस लोन प्रोटेक्शन। जो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, जो उन्होंने लोन सही देते जा रहे हैं उन्हीं को ही देंगे। जो लोन की नहीं दे पा रहे, साल में कभी दिया कभी नहीं दिया, तो उनको नहीं मिलेगा। बाई सेल एग्रीमेंट हो गया वही कि अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को। तो ये बंदा बिजनेस के शुरू में नहीं लेगा? हाँ, बिजनेस के शुरू बिजनेस के शुरू में लेगा तो नहीं मिलेगा। बिजनेस के वो क्रेडिट चेक करते हैं इसके लिए, वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन उनको पता है कि लगभग 1 या 2 साल की। अब ये आ गया डिसेबिलिटी बाय आउट इंश्योरेंस की। अगर कोई डिसेबल हो गया तो इसमें 365 डेज का टाइम रहता है पैसा देने के लिए बाय आउट के अंदर। कंपनी के पास जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 365 डेज का वेटिंग पीरियड रखती है इसमें बाय आउट इंश्योरेंस के अंदर। मतलब क्या है इसका? कि जो पैसा मिलेगा उसको पर्सन को 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि उनको भी बायर ढूंढना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती है, पैसा ये जमा करना कंपनी के बारे में नहीं था? होता है इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय आउट लिया है किसी ने, 2 पार्टनर है, एक ने एक की लाइफ के लिए, दूसरी दूसरी लाइफ के लिए। अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा, उनको बिजनेस मिल जाएगा, दूसरे बंदे को भी? दूसरे के वो पास वो रह जाएगा कि चलो भाई। हाँ। तो बाय आउट ये होगी, दो एक दूसरे के ऊपर लेते हैं। फिर है की पर्सन इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। की पर्सन है इंश्योरेंस तो लिस्ट करना है सब की। जो की एम्प्लॉई है, हमको पता होना चाहिए की एम्प्लॉई कौन है। जो ज़्यादा प्रॉफिट करके देता है वो की एम्प्लॉई है, जो ज़्यादा काम कर रहा है वो नहीं, जो ज़्यादा प्रॉफिट करके दे रहा है हमको वो है की एम्प्लॉई। बाद में क्लाइंट के कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे की पर्पस ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या बिजनेस अपना की एम्प्लॉय रखता हाँ, है? की अच्छा। पर्सन होता है जो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। अच्छा। तो बिजनेस ओनर क्या करता है, कहीं ये मुझको छोड़ के ना चला जाए, हम्म। ये डिसेबल ना हो जाए तो मेरा इनकम लॉस हो जाएगी, तो वो उसके लिए इंश्योरेंस लेता है। और बेनिफिशियरी भी ओनर ही रहेगा, कि एम्प्लॉय बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो अपना देखना है कि पर उसने उसके नाम पे लिया, इसके नाम पे ले लेता है कि प्रीमियम अगर कौन भरेगा? एम्प्लॉयर ही भरता है, हाँ, खुद प्रीमियम भरता है, खुद बेनिफिट लेता है। और उसमें कुछ ऐसे वो है कि अगर वो 2 साल तक नहीं आएगा, 2 साल तक उसके मान लो छोड़ के चला गया, 2 साल तक अगर उसके जैसा पर्सन नहीं मिला तब तक बेनिफिट मिलता रहेगा। सेम उसकी तरह का जो जितना प्रॉफिट वो कर रहा था वैसा प्रॉफिट भी नहीं है। अगर वो छोड़ के गया तो? छोड़ के भी चला गया हो तो भी कंपनी उसको बेनिफिट देगी, ओनर को, जब तक सेम उसका प्रॉफिट नहीं आता जो लॉस हुआ उसकी वजह जाने की वजह से। अच्छा। हाँ, तो वो तो या तो निकाल फिर लेगा, बीच कोई में, भी बंदा निकाल लेगा। या बीच में कोई ऐसा पर्सन ढूंढ ले जो उसकी तरह का काम कर रहा हो, जो प्रॉफिट बढ़ा दे। नहीं, उसने ढूंढ लिया ढूंढ लिया तो बंद हो जाएगा। और बताएगा नहीं वो? नहीं, पता चल जाता है कि वो प्रॉफिट देखते रहते हैं ना। अच्छा। हाँ, कंपनी को ज्यादा ही शामिल है। हाँ, कंपनी वो तो सब देखती है कि हाँ हम चेक पैसे करो नहीं इसका, देंगे एक फोन। चेक करो। ये HWT EHT या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे सर्च कर लें, टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं इसके अंदर, अजीब सा क्वेश्चन आता है, सब मिल जाएगा यहाँ पे। फिर क्लाइंट की प्रोफाइल आ गई। क्लाइंट की प्रोफाइल क्या है कि किस एज का है, किस जेंडर का है, क्या हॉबीज है। अब हमने सब पढ़ लिया अलग अलग इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, एक्सटेंडेड हेल्थ, ग्रुप इंश्योरेंस और बिजनेस इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, सब पढ़ लिए। अब हमको क्लाइंट की प्रोफाइल चेक करनी है कि किसको देना है नहीं देना है, क्या चीज़ें हैं, कितना प्रीमियम बनेगा, अच्छा। वो इसके अंदर है। कि एज देखते हैं, उसके जेंडर देखते हैं, हैजार्डियस स्पोर्ट्स देखते हैं कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हैजार्डियस स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वहीं से डिसेबल हो जाता है। ठीक है। मैरिटल मतलब स्टेटस घटिया एकदम लेजी आदमी चाहिए जो कुछ नहीं करता, ऑफिस जाता है और घर पे पड़ा है। ध्यान से काम करता है।
मैरिटल स्टेटस देखते हैं, उसका कितने डिपेंडेंट है, क्या ऑक्यूपेशन, उसकी ड्यूटीज क्या है, वर्क हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट रहती है, ड्यूटीज, वर्क हिस्ट्री, और फ्यूचर वर्क प्लान क्या है कि आगे वो कब तक काम करना चाहता है। अगर वो रिटायरमेंट 60 पे है तो बस 60 तक का इसको मिलेगा, उसका प्लान 55 पे रिटायर होने का है तो 55 तक ही मिलेगा उसको। फिर पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ तो हिस्ट्री, ये डिसेबिलिटी या सारी? सारी सबके क्लाइंट प्रोफाइल सबके लिए पर्सनल फैमिली हेल्थ हिस्ट्री हम मोस्टली क्रिटिकल इलनेस के केस में चेक करते हैं। फिर रिटायरमेंट गोल कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से बाहर तो कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है और कब रिटायर हो रहा है, ये सब चीज़ें। इनकम, इनकम के सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये उसकी अर्न इनकम है, ये तो ईजी है समझना कि अर्न इनकम है उसकी 5,000 महीने की तो उसके ऊपर दे दिया। अब कुछ अलग से भी उसको जो काम नहीं कर रहा, रेजिडुअल इनकम है उसकी, जो बिना काम किए भी उसके पास आ रही है इनकम। कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल किसी सपोर्ट पेमेंट आ रही है वाइफ को या हस्बैंड को, या फादर से ट्रस्ट से पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5,000 वो खुद इनकम उसकी मंथली, 10,000 उसके फादर से आ रहा है। अच्छा, तो इस केस में क्या हो गया, टोटल उसकी इनकम होगी 15,000 ग्रोस इनकम। तो ग्रोस इनकम को वो कवर करते हैं 60%। तो 60% हो गया इसका 9,000। तो 4 मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो कंपनी क्या करेगी इस केस में, डिक्लाइन कर देगी, नहीं देगी उसको। कहेगी अगर आप काम पे भी नहीं जाओगे तो भी 10,000 तो आपका इधर से आ रहा है अच्छा, और आपको जरूरत है 9,000 की, और अगर हम आपको दे देते हैं तो 10,000 ये हो गया, 3,000 हम दे देंगे, 13,000 आएंगे। तो ऐसे है। पर नहीं तो देते। इसीलिए उसको डिक्लाइन करने के चांसेस रहते हैं। अगर इधर उधर से आ रहा है पैसा तो उसमें इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे अर्न इनकम और अनअर्न इनकम के। इन काइंड इनकम को नहीं करते उसके अंदर। अगर कोई ऐसी इनकम है, वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए अनअर्न इनकम के अंदर जैसे फादर के ट्रस्ट से आने वाली है तो वो बेनिफिशियरी है, तो बेनिफिशियरी को तब मिलेगी जब उसकी डेथ होगी, तो वो वाली इनकम इस टाइम पे ऐड नहीं होगी, क्योंकि अभी तो आ नहीं रही, वो जब बेनिफिशियरी बनेगी जब उसकी डेथ होगी तब आएगी। अगर अभी आ रही है तो ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब टैक्स फिर देखते हैं हम उनके इमरजेंसी फंड कि कितना वेटिंग पीरियड चाहिए, यहाँ से हमको पता चल जाएगा वेटिंग पीरियड। 10,000 है और 3,000 के चाहिए तो 3 मंथ का उसको वेटिंग पीरियड चाहिए, अभी वो 3 मंथ का उसको सजेस्ट कर सकते हैं, वेटिंग पीरियड रखो आप, ये आपके लिए अच्छा है। फिर यहाँ से कैश फ्लो का पता चलता है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, सेविंग कितनी है, डेट कितने हैं। तो इस सब से हमको उसकी वो पता चलती है कि कितने की एक्सपेंसेस की उसको जरूरत है। एक्सपेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं, एसेट लायबिलिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो कितना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये समझो वो उसका प्रॉफिट है। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या न्यूमेरिकली आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो ऐसे एसेट दिए होंगे, लाइबिलिटी, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो उसका नेटवर्थ आ गया, ये कैश फ्लो आ गया। या जो उसकी सैलरी है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो कैश फ्लो आ गया, प्लस माइनस पे आएगा। ईजी है। फिर आ गया हमारा डेट, लाइन ऑफ क्रेडिट है किसी के पास, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, टैक्स, इससे हमको डेट पता चल जाएंगे उसके। फिर आगे इंश्योरेंस सिचुएशन की, उसके पास सबसे पहले पे होगा ग्रुप इंश्योरेंस से। ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है, मान लो उसके पास ग्रुप इंश्योरेंस है 1,000 की, उसको 3,000 की जरूरत है, सबसे पहले पेमेंट जाएगी ग्रुप इंश्योरेंस से। बेनिफिट बेनिफिट हाँ, जो सबसे आएगा पहले उसको हाँ, $1,000। $1,000। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट गवर्नमेंट वाला देगी। ये अगर मान लो EI से 1,000 आ रहा है तो कंपनी उसको सिर्फ 1,000 ही देगी। कौन कंपनी? जो इंश्योरेंस कंपनी, जो पर्सनल इंश्योरेंस है उसको सबसे लास्ट में वो कंपनी पे करती है। अच्छा, तो वो जो एक्यूमुलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने 3,000 की कवरेज चाहिए, उसको नीड है 3,000 की, अगर उसके पास 1,000 ग्रुप से है और 1,000 गवर्नमेंट से है तो 1,000 ही तो देगा। 1,000 ही मिलेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हम टाइम पीरियड देख लेंगे, ग्रुप से कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए तो उसको 6 महीने तक 1,000 चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, उसके बाद उसको 2,000 या 3,000 चाहिए, जो भी जितना बच जाएगा, जब तक उसकी नीड है तब तक के लिए। और फिर वो जो बेनिफिट बच रहा है, जो कंपनी जो इंश्योरेंस को देना है उसको, वो हाँ, एक्यूमुलेट होता है नहीं? नहीं वो accumulate नहीं होता इसमें। अच्छा, तो इसमें वहाँ भी बचा लेते हैं 2,000।
तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम 70-80% दे देंगे अगर कभी उसने क्लेम ना किया। क्लेम करता है तो मिलता रहेगा उसको, जितने टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड तक। ईआई हो गया कि इम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेता है, जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट देती है, वो 16 वीक और सबके पास है। सबके पास है। जो टैक्स पे करता है, ईआई पैसा पे करता है, वो क्यूपीपी जो पे करता है उसको बाद में टोटल डिसेबिलिटी पे क्यूपीपी या सीपीपी मिल जाता है। अगर टोटल डिसेबल हो गया, कभी काम नहीं कर पा रहा, तो सीपीपी से उसको वर्कर कंपनसेशन होगा। अगर काम पे चोट लगती है, काम से बाहर वो घूमने जा रहा है, वहाँ पे चोट लगेगी, तब वर्कर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तीनों में वर्कर कंपनसेशन ही टैक्स फ्री होता है, अच्छा, बाकी दोनों पे टैक्स लगता है। सीपीपी ईआई पे टैक्स लगेगा जो हमको बेनिफिट मिलेगा। वर्कर्स कॉम्पनसेशन, तो अगर मुझे कुछ भी करते हुए चोट लग गई काम पे, काम पे तो वर्कर कंपनसेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा नहीं रहा, कर पा रहे, हाँ टोटल डिसेबल हो गए, डॉक्टर ने बोल दिया 2 महीने रेस्ट करो, तो वर्कर कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर दिखना नहीं चाहिए बंदा बाहर है। हाँ, फिर काम पे नहीं जाना चाहिए, इनकम नहीं आनी चाहिए। 55% मिलता है 55% मिलेगा सिर्फ, बस, फिर क्या? सब में इतना ही है। ईआई में ईआई भी में 55 है? हाँ, ये तो सर वगैरह उन्होंने 2-2 हज़ार फिक्स किया हुआ है, हाँ नहीं हाँ तो हाँ। 55% ही है। अच्छा जी। तो वर्कम कॉम्पनसेशन जैसे मेरे को 5,000 मेरी है, पर टैक्स टूक्स काटने के बाद मेरे को 35 ही आता है। वर्कर कंपनसेशन पे नहीं करता टैक्स, तो वर्कर कंपनसेशन पे ये भी 55% ही है वो ऑफ भी। 50 और 5,000 मिलेगा। हाँ, 2500 ये 2700। फिर वो जो चार्ज होता है वो वर्कर कंपनसेशन का, वो कंपनी के ऊपर आ जाता है। तो मतलब कंपनी क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि वर्कर कंपनसेशन ना लो, तुम ऐसे ही पार्ट टाइम कर लो, या फिर अच्छा 2 दिन काम कर लो, या फिर एक हफ्ता रेस्ट कर लो, मैं पूरी सैलरी दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, ठीक है ठीक है। सब पैसे बचा रहे हैं। जिनको नॉलेज है वो बचा रहे हैं, नॉलेज नहीं है वो बेचारे फंस जाते हैं। इंश्योरेंस रिकमेंड, अब हमको रिकमेंड करना है, रिकमेंड करने के लिए हमको हमको पता है एक्सटेंड करेंगे वेटिंग पीरियड तो हमारा प्रीमियम कम होगा, बेनिफिट पीरियड को कम करेंगे तो कम होगा, ये बेनिफिट को रिड्यूस करेंगे तो कम होगा। तो उस हिसाब से हमको रिकमेंड करना है, जो उनके बजट के अकॉर्डिंग। अगर उनको कम करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वेटिंग पीरियड जितना मतलब ज़्यादा वेटिंग पीरियड रखेंगे प्रीमियम वो कम आपका देगा। रिस्क हाँ, हम रिस्क ले रहे हैं तो हम प्रीमियम कम देंगे। बेनिफिट पीरियड में भी हमारा ही रिस्क है, क्योंकि हम 1 साल के लिए ले रहे हैं, आगे का तो रिस्क हमारा ही है पूरी जिंदगी में। है। तो जितना बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट होगा उतना बड़ा हाँ, प्रीमियम। इतना बड़ा प्रीमियम है। एक्सकल्शन लिमिटेशन रेटिंग ये आगे वही, कि अगर आप ये है तो इसकी वजह से आपको रेटिंग मिल सकती है, एक्सकल्शन मिल सकता है, डिडक्टिबल हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको प्रीमियम कम करने के लिए। रिकमेंडेशन करेंगे जो भी हम उनको, वो उनकी एक्सपेक्टेशन देखें कि कितने टाइम के लिए वो चाह रहे हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल। वो उससे पहले उसकी वो देखनी है डेट्स और ये हाँ वो हाँ हाँ। सारा और अगर एजेंट। उनको लगता है कि नहीं ये मेरे बजट से बाहर है जो आपने राइडर लगाया, तो हमको हमेशा रिवाइज करना रिकमेंडेशन को, उसको पहले रिवाइज करेंगे फिर दोबारा उनके पास जाएंगे कि ये आपके लिए बैठ, फिर आपकी बजट के अंदर आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस होगी हमारी, बेनिफिशरी का रखना है नहीं, एजेंट कमेंट हो गया अगर हमको कुछ वो लग रहा है कि थर्ड पार्टी पे कर रही है। एजेंट्स कमेंट्स। एजेंट कमेंट की हमने कुछ लगा कि वो उसने कुछ छुपाया है इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर वो सिगरेट का पैकेट था उसकी जेब में, उसने कहा मैं तुम्हें स्मोक करूँगी, तो हम उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, कमेंट्स में डाल देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को चेक करे, तो डिक्लाइन कर सकती है वो। फिर वो अपने अकॉर्डिंग वो चेकिंग कर सकती है कि हाँ, तो चेक करा सकते ये हैं। हम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाँ ये वो हो हाँ रहा है। हाँ, ये हो गया कि अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं ठीक कंपनी है को और पर्सन को। ठीक है। मेडिकल क्वेश्चन हम करते हैं उससे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, HRDS के वाले क्वेश्चन हो गए, मेडिकल एग्जाम्स का होता है, और अगर जैसे हमने उससे नहीं कंफर्मेशन का। पूछा कि भैया आप स्पोर्ट्स खेलते हो, हाँ, हमने पूछा ही नहीं, अगर क्वेश्चन है तो हम पूछते हैं, वो उसके अंदर अपने आप आ जाता है, वो एप्लीकेशन में क्वेश्चन, जो एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन है वही हम पूछेंगे। तो उसने बोला कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता क्रिकेट का HRDS नहीं है, हूँ। तो नहीं है, ठीक है। चलो हम। वो वाले है जैसे कि बंजी जंपिंग, अच्छा स्कूबी ड्राइविंग, ठीक वो है ठीक है, वाले वो वो वाले वाले, अच्छा। हाँ हाँ। डाइव स्काई स्काई डाइविंग करता हूँ डाइविंग, मैं। हाँ हाँ, ये HRDS, ये फुटबॉल अच्छा, उसको ये सब HRDS नहीं है। पर चोट वोट तो लग ही सकती लग सकती है लेकिन इनको नहीं मानते, वो सिर्फ उनको मानते जो ऊपर से जंप कर रहे हैं या फिर इस तरह के। है।
फिर अंडर राइटिंग आ गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास आ गया, तो मोर्बिडिटी रेट और रेटिंग देख के मतलब वो करेंगे अप्रूव। उसकी फाइनेंशियल अंडर राइटिंग देखेंगे, वो पे भी कर सकता है नहीं कर सकता। जब मेडिकल अंडर राइटिंग हुई तो एपीएस भी मांग सकते हैं, एमआईबी से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं कि ये फिट है। अगर उनको लगता है कि डॉक्टर की स्टेटमेंट चाहिए तो डॉक्टर से लिखवाएंगे। अच्छा, एमआईबी का क्वेश्चन आया था, सही कर दिया था मैंने किसी तरह। एमआईबी होता है कि अगर वो सिर्फ पुराने इंश्योरेंस कंपनीज में जो उसने एप्लीकेशन ली हुई है या कभी यहाँ टेस्ट कराया है तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। एमआईबी में सारा हाँ, कि बंदे जो ने जो जो भी जो भी पूछा, डॉक्टर के पास गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है सब उसके अंदर है। कभी उसने इंश्योरेंस भी लिया है तो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है कि उसने उसने क्या डाला था। तभी जब वो आते हैं कहते हैं कि नहीं एक प्रॉब्लम अभी बताओ, फिर दूसरी प्रॉब्लम दूसरी बार आना। वो उसमें डालते रहते हैं सब। हमारे तो ऐसे नहीं होता है इंडिया में। इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं है किसको क्या हो रहा है। अच्छा, एमआईबी लेकिन वो तो कहते हैं कि पर्सनल है सारा, डॉक्टर। वो मतलब कि सिर्फ उनको है, कोई दूसरा पर्सन नहीं देख सकता, सिर्फ कंपनीज देख सकती है। वो भी हम अथोराइज कर दे एप्लीकेशन के अंदर उनको, कि भैया हम एमआईबी चेक कर सकते एमआईबी हैं। चेक कर सकते हैं ये हमारे कि इनको इंश्योरेंस चाहिए, उनकी टर्म कंडीशन में वो डाल देते हैं। पर पर्सन नहीं कर सकता कोई भी, ना डॉक्टर किसी दूसरे किसी को बता सकता, ना एम्प्लॉयर को बता सकता, किसी को नहीं बता सकता जब तक पर्सन वो ना दे अथॉरिटी। प्रॉम्प्ट डिलीवरी करनी होती है, जैसे ही हमारे पास आ गई तो हम डिलीवरी कर देते हैं। उसके बाद 10 दिन का उनके पास टाइम रहता है। अगर वो नहीं लेना चाहते तो मना कर सकते हैं, फिर उनको पूरा प्रीमियम वापस आ जाता है 10 दिन। 10 दिन के बाद, डिलीवरी के 10 दिन के बाद। तो प्रीमियम पहले दिन से शुरू हो जाता है। हाँ, फिर जब क्लेम करते हैं तो हमको मेडिकल प्रूफ चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर डॉक्टर का स्टेटमेंट चाहिए, एपीएस मेडिकल प्रूफ की हाँ ये वो है। इसको प्रॉब्लम है हाँ, या फिर नहीं है। हाँ कि वो डॉक्टर लिख दिया कि डिसेबल है तो डिसेबल है, डॉक्टर ने लिख दिया नहीं ठीक है काम कर सकता है तो काम कर सकता है। फिर एजेंट का रोल रहता है कि वो सारे उसको क्लेम फॉर्म प्रोवाइड करे, सब उसको भरवाने में मदद करे, लेकिन उनको भरवाने में मदद नहीं कर सकता जो उसके रिलेटिव। अच्छा, तो उसमें फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि कहीं इसने इसको वो तो नहीं बता दिया कि शाना। हाँ कि कैसे तू डिसेबिलिटी दे सकता है, क्या क्या डालना है। तो उनको सिर्फ फॉर्म देगा, भरेंगे अपने आप, और जो बाकी क्लाइंट्स को जहाँ कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट नहीं है वहाँ भरवा देगा। अच्छा, अब तो फिर बस सारे ही शाने होने चाहिए सर, कि आप ये कर लो ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। पर वहाँ पे उसको ड्यूटी वो रहती है जो वो है कि वो सही उसको क्वेश्चन बताए कि हाँ जो आपको है जेन्युइन आप आंसर दो उसमें। लेकिन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं मानते, वहाँ पे वो सोचते हैं कि घर में पैसा आ रहा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ग्रुप प्लान अगर दो कंपनी से है, ये ग्रुप प्लान सिर्फ एक अलग चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकली आएगा। अगर दो अलग कंपनी से है तो उस केस में डिडक्टिबल काम नहीं करेगा। अगर वाइफ का है डिडक्टिबल अलग कंपनी से उसका सो जा रहा है, हस्बैंड का सो जा रहा है, और बेनिफिट है इसको 10,000, इसको है ये 1,000 है, इसको 2,000 है, उसने 3,000 का क्लेम कर दिया हस्बैंड ने, पूरा 3,000 उसको मिल जाएगा। पहले वो अपनी कंपनी से ले लेगा, फिर इस कंपनी से 2,000 ले लेगा, फिर आगे जो पैसा देगा वो अपनी पॉकेट से देगा। अगर जॉइंट है तो। अगर अलग अलग ग्रुप कंपनी से बेनिफिट है, एक का एक कंपनी ने दिया हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस, एक के पास बी कंपनी का है, तो इस केस में पहले इसी बंदे के पास दो कंपनी का इंश्योरेंस है हस्बैंड का ए कंपनी से, वाइफ का बी कंपनी से। और हस्बैंड वाइफ नहीं है तो। कोई भी है, मतलब कि जो भी दो पर्सन है जो शादीशुदा है या वो है, अच्छा, ग्रुप में इज फैमिली के ऑलवेज अंदर है, हाँ शादीशुदा। फैमिली के अंदर है, जो बच्चे है, हस्बैंड है, वाइफ है, और इसका एक अलग ग्रुप कंपनी से है, तो इसमें क्या है ये पहले इसका पूरा कर लेते हैं, इसमें इसका फिर दूसरी का। और अगर बच्चों के लिए करना है उनको, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट साल में पहले आएगी, पहले वो कंपनी पे करेगी। हस्बैंड की पहले आई तो हस्बैंड की कंपनी, वाइफ की पहले, चाहे डेट ऑफ बर्थ का साल किसी का आगे पीछे हो, लेकिन डेट वो देखेंगे कि हाँ इसकी जनवरी में है, इसकी फरवरी में है, तो जनवरी वाला के से पहले पे होगा, नहीं तो दोनों कंपनी भी लड़ेंगी ना कि तू देख मैं दे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर ये असिस्टेंस प्लान उन्होंने रखा हुआ है ग्रुप कंपनीज के लिए कि ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, स्ट्रेस से बाहर निकल जाए और जल्दी काम पे आ जाए, ज़्यादा काम करे कम छुट्टियाँ ले। क्या तो है उनके इसका लिए मतलब क्या एम्प्लॉय असिस्टेंट प्लान एक रख लेते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के साथ, कि अगर आपको घर में कोई चिंता है तकलीफ है तो आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, इससे बात करो। है। अच्छा इससे ठीक क्या है। है क्लेम कम हो जाता है कंपनी के अंदर।
ये अलग अलग तरह से बिलिंग कर सकते हैं वो। एग्जिस्टिंग प्लान देख लेते हैं किसका एग्जिस्टिंग अलग अलग कंपनी से कितना है, फिर उसके हिसाब से उसको कवरेज मिलती है। क्लेम का जो है वो एक्सपीरियंस वही है जो वो मैंने बताया, अगर दो अलग अलग कंपनी से है तो उस तरह से उनको क्लेम मिलेगा। ये अगर कोई नया प्लान डिज़ाइन करना है किसी कंपनी के लिए तो नॉन रिफंड अकाउंटिंग हो गया कि जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हो कंपनी दे रही है, ग्रुप जो कंपनी ने अपने सबके लिए लिया है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई रिफंड नहीं करेंगे अगर उन्होंने चाहे कोई क्लेम किया नहीं किया कुछ भी किया, वो एक अच्छा, फिक्स कर देते हैं, इसलिए employee सबसे वाला। महंगा है। हाँ, सबसे महंगा है। रिफंडेबल है कि वो अगले साल अगर उन्होंने देखा कि इन्होंने तो कुछ क्लेम ही नहीं किया, हमने इनसे ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो प्रीमियम कम कर देंगे अगले साल। पर पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो समझो वही रिफंड हो ग्रुप जाएगा। में पैसे नहीं मिलते। हाँ, वो जो ये एम्प्लॉयर को मिलता है पैसा, जो ये एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है ना, क्योंकि इसका ओनर तो एम्प्लॉयर ही रहता है ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस का, तो वही प्रीमियम पे करता है सारे, या चाहे एम्प्लॉयर से भी ले कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है। अगर ज़्यादा ले लिए तो नहीं करेंगे, ज़्यादा ले लिए तो यहाँ पे कम कर देंगे अगले साल। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो खाली ऑफिस वर्क करेगी कंपनी, किसको कितना क्लेम देना है, डॉक्यूमेंट वर्क सारे तैयार करेगी, और किसके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब रखेगी हिसाब के साथ, लेकिन पैसा नहीं देगी, पैसा कंपनी देगी। जो बड़ी कंपनीज होती है वो लेके रखती है, पैसा अमेजोन किसको? जैसे। प्रीमियम पैसा वो उसको प्रीमियम, बेनिफिट? इंश्योरेंस कंपनी को, जो मेन कंपनी है, जो मेरी कंपनी है, मैंने ग्रुप इंश्योरेंस लिया है और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिया है, तो ये कंपनी को बस मैंने ऑफिस वर्क के लिए हायर किया है, इसको मैं ना कोई पैसा दूंगा ना ये मुझे कोई पैसा देगा। जो इसको पैसा लेना देना है वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, उसको ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो मेरी, जिसको देना है फिर मैं अपने हिसाब से दूंगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है अमेजोन, वो बोलती है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, कोई अगर क्लेम लेने आएगा तो मैं दे सकता हूँ, मैं क्यों आपको पैसा दूँ, मैं अपने पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा। फिर कौन किसको? इंश्योरेंस को? हाँ, ना तो ये इनको पैसा अच्छा। देंगे ना ये, सिर्फ इनको इनकी फीस दे देंगे, जो इनकी वो फीस होती है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाली, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देंगे कि हाँ कि आप हमको क्लेम भी दोगे, क्लेम ये नहीं देंगी फिर इंश्योरेंस कंपनी। समझ गया अब। छोटी कंपनी नहीं लेती है क्योंकि, अमेजोन हाँ, इंश्योरेंस वाली कंपनी बोलती है कि सिर्फ पेपर पेपर वर्क करो आप, पैसे वैसे हम हम देंगे देख सारे। लेंगे बस। वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मामले। जो छोटी कंपनी है वो नहीं लेती है कि उनको पता है कि उनका बजट ही ऐसे चल रहा होता है, किसी ने 2,000 3,000 10,000 क्लेम कर दिया तो वो वहीं फंस बैंड जाएंगे। बन जाएगी। नॉन कंट्रीब्यूटरी भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटरी भी हो सकता है, दोनों ही पे कर सकते हैं, सिंगल भी पे कर सकते हैं। क्या ये जो दोनों पेमेंट, कंपनीज हैं? पेमेंट जो होती है पर्सन से, पर्सन एम्प्लॉय पे कर सकता है वो भी। मैनुअल रेटिंग है कि जब कोई नया प्लान बना रहा है तो अभी वो सिर्फ दूसरी सेम कंपनीज का एक्सपीरियंस देख के कि वहाँ उन कंपनीज में कितना ऐसा वो चल रहा प्रीमियम है। दे रहे हैं, हर साल इतना दे रहे हैं हर साल, तो वो मैनुअल रेटिंग हो गई। अब उस कंपनी को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने एक साल देख लिया कि उन्होंने इतना प्रीमियम दिया था, इतने क्लेम दिए लोगों ने, तो उस हिसाब से फिर वो चेंज कर देंगे प्रीमियम, एक्सपीरियंस रेटिंग भी। ब्लेंडेड में दोनों चीज़ों को देखेंगे, मैनुअल रेटिंग और एक्सपीरियंस को, इन दोनों को देख के फिर प्रीमियम डिसाइड करेंगे। क्रेडिबिलिटी में अब काफ़ी पुरानी होगी कंपनी, 5-6 साल हो गए, जितना उनका प्रीमियम चलता आ रहा है उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई कि हाँ एक ही पेज पे है। हाँ, आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। टैक्सेशन वही है सेम जो पुराने रूल है। तो क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर जो क्लेम एक्सपीरियंस है वो न्यूमेरिकली आएगा एक तरह का, कि वो दिखा दे कि उसने इतना क्लेम किया, तो पहले उसको कोई डिडक्टिबल कट नहीं होगा, अपना सारा ले लेगा, वाइफ का ले लेगा, फिर बाद में डिडक्टिबल लेगा। पर ये आना चाहिए कि उसने ग्रुप इंश्योरेंस लिया, ग्रुप इंश्योरेंस, हाँ ग्रुप ग्रुप इंश्योरेंस, बेनिफिट ले वो भी रखा है अलग उसने। अलग कंपनी से, ठीक है। वाइफ का अलग है, हस्बैंड का अलग है। तो अब आया था इसके ये, मैंने देखा। आता है, इसके ऊपर आता है न्यूमेरिकल आता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए सेम कंपनी का आएगा, कई बार अलग अलग, तो बस ये माइंड में रखना है कि सेम कंपनी में डिडक्टिबल कटेंगे, अलग अलग में डिडक्टिबल नहीं करते, वो पूरा का पूरा वो कंपनीज पे कर देती है। पहले अपने से ले लो सारा, फिर दूसरी कंपनी से ले लो, जो बचेगा फिर तो उनको देना है। पर डिडक्टिबल तो देना ही पड़ता है। नहीं, $100 ग्रुप इंश्योरेंस जो अलग अलग कंपनी से है उसमें क्या होता है ना, जो उसका $100 का डिडक्टिबल है ना वो दूसरी कंपनी से निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और 3,000 भी मिलेगा? हाँ, अगर 100 जितना, पे हाँ 3,000 है तो 100 भी नहीं जितना देगा उसने वो? क्लेम किया, जितना उसने क्लेम किया सारा मिल जाएगा। दूसरी कंपनी से भी मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, है ना। तो ये हो गया हमारे 8 हो गया 8